Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. In this particular topic, we are going to cover refunds, जो आपका चैप्टर नंबर 15 है. टू द पॉइंट रिवीजन रहेगा. एग्जाम्स बहुत करीब है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. दो बातें बिफोर वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स. एज ऑलवेज, पॉइंट नंबर 1, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. जीएसटी के हमारे सारे एमसीक्यूज वगैरह उस पे डू सॉल्व. प्लस इट्स अ गुड कम्युनिटी. अपडेट्स वगैरह आपके आईडीटी के पेपर के लिए जो भी आएंगे मैं वहां पहले पोस्ट करता हूं, तो इंश्योर यू ज्वाइन दैट. द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. पॉइंट नंबर 2, जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग. इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स. एंड बाकी सर यूट्यूब से हम कुछ नहीं कमाते, ना ही ऐड डलती है, ना ही कुछ डलता है. ओनली थिंग दैट आई वुड अप्रिशिएट इज योर सपोर्ट इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट. ठीक है, तो वो चीज आप जरूर कंसीडर करना. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर रिवीजन. चैप्टर नंबर 15 रिफंड्स बहुत इजी है. द मेजर फोकस विल बी ऑन द टू रूल्स 89.4, 89.5 जो हम करते हैं. एंड ऑब्वियसली बैलेंस चीजें ऑल्सो वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट मैनर में. एंड क्वेश्चंस में इसके अंदर नहीं करा रहा क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने सुपर 40 में ऑलरेडी पिक किया था. आप एक चीज करना, आप एक बार अपने बुक में जहां से भी पढ़े हो, मेरी बुक है तो मेरी बुक से, किसी की भी बुक से आप क्वेश्चंस एक बार देख लेना. आई विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड पॉइंट्स एज वेल हियर. तो अगर कल को वर्स्ट कम वर्स्ट केस आपको टाइम ना मिले पे एक क्वेश्चन के लिए, आपका इससे भी काम बन जाएगा. ठीक है जी, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 15 रिफंड्स. सर रिफंड के सिचुएशंस बहुत सारी अलग अलग राइज हो सकती है. दैट वी डू नॉट केयर. या तो मैंने गलत टैक्स पे कर दिया, एक्सेस पे कर दिया, कुछ भी हो सकता है. अब बात है कि सर मुझे रिफंड चाहिए तो मुझे बताओ कैसे करना है. द एप्लीकेबल मेन सेक्शन इज सेक्शन नंबर 54. आ जाओ. एप्लीकेशन ऑफ रिफंड आपका कौन सा फॉर्म जाएगा? जीएसटी RFD 01. ये आपका 2 साल में जाता है फ्रॉम द रेलिवेंट डेट. सो दिस इज द फॉर्म दैट यू नीड टू फाइल थ्रू विच यू आर गोइंग टू क्लेम योर रिफंड, इंक्लूडिंग व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर. तो उसके लिए आपको ये रिफंड का फॉर्म फाइल करना पड़ता है. इसका एक एक्सेप्शन बनता है. एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपको RFD 01 नहीं फाइल करना. If I'm exporting my goods and if I'm paying IGST on the export of goods, तो उस केस में आपको अलग से RFD 01 जो है वो फाइल नहीं करना पड़ता. आप क्या करोगे, आप उस शिपिंग बिल को ही रिफंड का एप्लीकेशन मान लोगे और उसी के थ्रू आपको रिफंड मिल जाएगा. यू डोंट नीड टू फाइल एनी डिफरेंट RFD 01. आधार ऑथेंटिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. आधार के बिना आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा. मतलब अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो आप यहाँ पे रिफंड का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम चैप्टर 8 में भी पढ़ते हैं. ठीक है. In case of deemed export that we cover under section number 147, in case of deemed export either supplier और रेसिपिएंट दोनों में से एक ही कोई रिफंड क्लेम कर सकता है. अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया है तो मैं उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकता. क्या ये बात आपको समझ में आई? दोनों में से एक कोई रिफंड मिलेगा. तो अगर पेपर में आया है, मैंने एक्सपोर्ट किया है, मैंने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट किया है एंड द पर्सन द अदर पर्सन रेसिपिएंट हैज टेकन द आईटीसी, तो फिर उस केस में मुझे उसका रिफंड नहीं मिलेगा. भाई गवर्नमेंट का दो बार लॉस थोड़ी ना हो सकता है कि वो रिफंड भी दे रही है और उसका आईटीसी भी दे रही है. नॉट पॉसिबल. ठीक है. सीटीपी और एनआरटीपी, ये जो हमारे स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनका कहीं पे भी उस सिटी में या एनआरटीपी का हमारे कंट्री में देयर इज नो ऑफिस, देयर इज नो प्लेस ऑफ बिजनेस. ओके, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को अगर रिफंड चाहिए तो ये अपने आखिरी रिटर्न में दे कैन आस्क फॉर द रिफंड, और उससे पहले की सारी रिटर्न्स उनकी कंप्लीट होनी चाहिए. ओके, क्योंकि एक बार ये निकल गए, एक बार इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज होके ये निकल गए तो इनसे आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पे उसका ऑफिस वगैरह प्लेस ऑफ बिजनेस होता ही नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. टाइम लिमिट फॉर रिफंड, इफ यू वांट टू फाइल द रिफंड RFD 01 यू हैव टू फाइल इट विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. अब वो रेलेवेंट डेट क्या होती है वो टेबल में हम पढ़ेंगे. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सर लॉजिक और फील फैक्टर क्या होता है कि रेलिवेंट डेट होती है कि उस दिन आपका रिफंड बनता है. अंदर से आपको आवाज आनी चाहिए इस दिन मेरा रिफंड बनता है. तो उसके आगे आपको 2 साल दिए गए, 2 years, दैट आप RFD 01 फाइल करो. फाइलिंग के लिए द टाइम लिमिट इज देयर. उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करके आपको रिफंड मिल जाएगा. ठीक है. चलो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स एक्सपोर्ट, तो मुझे गुड्स के एक्सपोर्ट का जो भी अगर मैं टैक्स पे करता हूं या फिर उन गुड्स को बनाने के लिए जो मैंने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता. कैपिटल गुड्स पे अगर कोई आपने जीएसटी का आईटीसी लिया है उसका आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलता. यू हैव टू यूज इट फॉर द अदर ऑपरेशंस. ठीक है. तो आपको कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा. गुड्स के रिस्पेक्ट में या फिर गुड्स को बनाने में जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हुए हैं, दैट यू कैन क्लेम द रिफंड. नाउ द रेलेवेंट डेट विल बी डिपेंडिंग अपॉन गुड्स आपके एक्सपोर्ट कैसे हुए. अगर सी या फिर एयर से हुए, मतलब वेसल या एयरक्राफ्ट यूज हुआ है, तो आप डेट चेक करो कि जिस दिन ये इंडिया लीव किया है, मतलब इंडिया को छोड़ के गया. इफ दे आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड देन आप डेट यू विल सी द डेट ऑन व्हिच द गुड्स पास द फ्रंटियर. मतलब मोटा मोटा वही कि वो फ्रंटियर पास हो गए, निकल गया. एंड इफ दे आर एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, आप डेट ऑफ डिस्पैच चेक करो. तो अब एक बात बताओ, तीनों में एक ही बात तो आ रही है ना. आप जैसे मर्जी, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इररिलेवेंट. द रेलेवेंट डेट इन ऑल द 3 केसेस इज जब वो गुड्स इंडिया से जा रहे हैं. तो जिस दिन गए उसके विद इन 2 years आप RFD 01 फाइल करो. नाउ आई टॉक अबाउट डीम्ड एक्सपोर्ट. इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट आई नो सप्लायर और रेसिपिएंट एक ही क्लेम कर सकता है, लेकिन रिफंड क्लेम करने की रेलेवेंट डेट क्या है? यू हैव टू सी द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू द डीम्ड एक्सपोर्ट, रिलेटिंग टू मतलब उस रिटर्न में आपने उन डीम्ड एक्सपोर्ट्स को डिक्लेयर किया है, उस किस दिन आपने ये रिटर्न फाइल करी.
इस दिन आपने ये रिटर्न फाइल करी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्यू डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, उस डेट के आगे विद इन 2 इयर्स आपको आरएफडी 01 फाइल करना है। सर जो 01 है वो कौन फाइल करेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट, लेकिन ये डिक्लेयर किसने किया होगा, ये सप्लायर ने डिक्लेयर किया होगा। क्लियर है बात, और उस डेट के आगे आपको 2 इयर्स का टाइम लिमिट गिनना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो रेटेड सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट, SEZ developer or unit, and again here the tax paid that I'm talking about is that particular supply itself, that particular supply। यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, गुड्स की भी बात कर रहा हूँ और सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। ऊपर गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करी थी, सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात अभी बाकी है, लेकिन जब मैं जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SEZ डेवलपर यूनिट दैट वी गिव फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को एक साथ कवर किया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा टेस्टेबल नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग इट। ओके, तो इसमें भी उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में या फिर इनपुट और इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में आईटीसी, यहाँ पे भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको चेक करना है ड्यू डेट ऑफ दैट रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटी 3B। तो आपके जो SEZ वाले हैं वहां पे आपको ड्यू डेट चेक करना है, ठीक है। ऊपर वाले में डीम्ड एक्सपोर्ट में एक्चुअल रिटर्न की आपको फाइलिंग चेक करनी थी। चलो, गुड्स एक्सपोर्ट हो गया, SEZ डेवलपर यूनिट हो गया। अब ये फिजिकल एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट इन केस ऑफ सर्विस। तो देखो, एक होता है नॉर्मल एक होता है आपका नॉर्मल एक्सपोर्ट और एक होता है आपका SEZ वाला। यू रिमेंबर राइट, जीरो रेटेड में दो चीजें आती है, एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने ऊपर पढ़ लिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में नीचे कवर करूंगा, एंड जो सेकंड SEZ डेवलपर यूनिट का है वो एक साथ कवर किया है। ओके, चलो अब in case of services export, again the point is same, that refund of tax whichever is paid in respect of service or whatever inputs or input services I am using for my giving of services, but again capital गुड यहाँ पे रोक दिया। guys understand, इनवर्ट सप्लाई 3 टाइप्स की होती है, या तो मेरा इनपुट्स होगा मतलब रॉ मटेरियल, या तो मेरा इनपुट सर्विसेज होगा, या तो मेरा इनपुट कैपिटल गुड्स रहेगा। कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे सब जगह चीजें रोक रहा हूँ, इनपुट और इनपुट सर्विसेज या फिर उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो टैक्स होता है। देखो, थोड़ा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता होना चाहिए, मैं सारा कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, अंडरस्टैंड करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एक सप्लाई होती है, सप्लाई के टाइम मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको बॉन्ड एलयूटी में लेके जाऊं, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्स ऑन सप्लाई, टैक्स ऑन सप्लाई इज अ डिफरेंट थिंग, एंड टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई टू मेक और गिव दैट सप्लाई इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। देखो, टैक्स paid is available, that refund is available in respect of service themselves, मतलब supply itself। तो मैं बॉन्ड एलयूटी में अगर नहीं गया तो मैंने जो आईजीएसटी पे करा होगा उसका भी तो रिफंड चाहिए ना। क्यों चाहिए? क्योंकि जीरो रेटेड है, और उसको बनाने में जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज लगे होंगे उसका भी तो रिफंड चाहिए। हाँ, कैपिटल गुड्स का यहाँ पे भी रोक देंगे। अब यहाँ पे वो रेलिवेंट डेट क्या बना रहे, देखो, जो फर्स्ट केस है वो नॉर्मल है, जैसे आपने सप्लाई करी उसके बाद आपको पेमेंट आई, तो जिस टाइम आपको पेमेंट आ जाएगी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और INR वेरेवर परमिटेड बाय RBI, एंड दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सारी चीजें लिंक्ड है आपस में, दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट कहती है एक बार वो कंडीशन पूरी होने दो, पेमेंट हमें हमारे हिसाब से आने दो कन्वर्टेबल फॉरेक्स में या फिर नेपाल भूटान के केस में INR, एंड देन उसके आगे 2 साल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पेमेंट एडवांस में आई है तो गवर्नमेंट आपका रिफंड डिले करना चाहती है। वो कह रही है कि एक काम करो, फिर आपकी सप्लाई खत्म होने दो, और सप्लाई खत्म होने के बाद आपका इनवॉइस इशू होने दो। तो जब इनवॉइस इशू हो जाएगा वो डेट आपकी फिक्स हो जाएगी, उसके आगे 2 इयर्स में आप RFD 01 फाइल कर लेना। अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है ड्यू टू एनी ऑर्डर, आप अपील में गए थे, प्रोसीडिंग चल रही थी, तो जिस भी दिन वो ऑर्डर जजमेंट कम्युनिकेट हो जाएगा, आपको कम्युनिकेट हो जाएगा मतलब सर अब आपको पता चल जाएगा कि मेरे को रिफंड मिलना है, उसके विद इन 2 इयर्स आप RFD 01 फाइल करना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इनपुट्स का रेट होता है दैट इज मोर देन द आउटपुट का रेट। इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा 89.5 में आपको बता दूंगा। इस केस में जो भी आपकी ड्यू डेट होती है रिटर्न की, कौन से, जिसमें आप ये इन्वर्टेड ड्यूटी को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इन्वर्ट का रेट ज्यादा है, आउटपुट का कम है, तो बीच में वो टैक्स एक्यूमुलेट होता रहता है। आईटीसी ले तो रहा हूं लेकिन एक्यूमुलेट हुए जा रहा है, क्यों? क्योंकि आउटपुट का टैक्स रेट उतना है नहीं, तो जनाब मुझे रिफंड चाहिए। उसके लिए आपको ड्यू डेट चेक करनी है रिटर्न की। अब कहीं पे ड्यू डेट है, कहीं पे डेट है, वैसे तो ICAI इसको बहुत डिटेल में नहीं टेस्ट करता, लेकिन MCQ वगैरह में आ सकता है। तो ड्यू डेट आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टेड ड्यूटी में आता है और सर हमारा जीरो रेटेड में आता है, ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डीम्ड एक्सपोर्ट यू हैव टू सी द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ओनली। मेजरली सब जगह ड्यू डेट ही आपको मिलेगा। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्रोविजनल टैक्स पे किया तो उसका फाइनलाइजेशन का वेट करो। जिस टाइम फाइनलाइजेशन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा और पता चला रिफंड निकल रहा है, उसके आगे 2 साल स्टार्ट हो जाएंगे। अब पर्सन अदर देन सप्लायर, जैसे आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ कोई आपने एडवांस वगैरह लिया था और उससे आपने एडवांस लेते वक्त आपने जीएसटी जमा कर दिया था, नाउ ही मे रिक्वायर रिफंड टुमारो इफ द सप्लाई इज कैंसल्ड, ठीक है। तो एनी पर्सन अदर देन सप्लायर अगर कहीं पे रिफंड क्लेम कर रहा है तो हम चेक करेंगे उस पर्सन जो कि मोस्ट प्रोबेबली रेसिपिएंट ही रहेगा, उसने वो गुड्स या सर्विसेज कब रिसीव करे।
क्योंकि जब उसने रिसीव करे वो उसके लिए रेलिवेंट डेट बन जाएगी एंड नाउ ही वांट्स रिफंड। एनी अदर केस, ये रेसिडुअरी प्रोविजन है, उसमें वो कह रहे भाई जिस दिन तुमने टैक्स पे किया वही आपका रेलिवेंट बन जाएगा ना। ये अदर केस मतलब ऊपर वालों को छोड़ के जिस दिन टैक्स पे कर रहे हो उसके 2 साल में ले लेना भैया रिफंड। अब एक कंसेप्ट आता है आपका सर बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम। क्या मैं बंच मतलब एक साथ कर सकता हूँ पीरियड्स को कंबाइन करके? यस, बट क्यूमुलेटिवली आपका वो 2 इयर्स कहीं पे भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? अगर मैं जो टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, अगर उसका इंसिडेंस मैंने किसी को पास कर दिया, लेट से 20 रुपए का मुझे टैक्स रिफंड क्लेम करना था, लेकिन वो 20 रुपए की रिकवरी मैंने आपसे कर ली, तो फिर आपने उसका इंसिडेंस बियर किया ना, खर्चा तो आपके ऊपर पड़ा, तो सर आपको रिफंड मिलेगा, मुझे नहीं। तो इफ आई एम फाइलिंग RFD 01 एंड आई आस्क द गवर्नमेंट टू पे रिफंड टू मी, आई हैव टू प्रूव दैट उसका जो इंसिडेंस है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है, वो मेरे ही सर पे, अभी भी मैंने किसी से रिकवर नहीं किया, मेरी जेब से गया वो पैसा। ठीक है, ओके। अब अंडरस्टैंड करना कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे डिपेंड करेगा? देखो, अगर आपका ये जो ऊपर एक टेबल था बेसिकली, दिस शोज कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के देने हैं टू शो टू थिंग्स। एक आपका रिफंड ड्यू है, एक आपका रिफंड ड्यू है, और एक जो मैंने आपको अभी मेन समझाया दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है रिफंड प्रूव करने के लिए कि ये देखो मेरे इनवॉइस ये रहे, ये बात कर रहा है ट्रांजैक्शन की। ये वाला टेबल अब आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए ऐसा रेलेवेंट नहीं है, मटेरियल ने डाल दिया है कि दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसके ऊपर अभी फोकस नहीं करूंगा। आपने अगर मेरी अभी वाली क्लास ली होगी तो हमने भी इसको क्लास में कोई ज्यादा डिटेल में नहीं किया, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ रीड फ्रॉम द ICA मटेरियल। ओके, तो एक आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगते हैं पर से रिफंड के रिस्पेक्ट में, और एक लगते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के रिस्पेक्ट में। ये अभी भी आपको ढंग से पढ़ना है। अब अनजस्ट एनरिचमेंट के रिस्पेक्ट में अगर अमाउंट अप टू 2 लाख है तो आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, हम आपकी जबान पे ट्रस्ट करते हैं, वी विल ट्रस्ट योर व्हाटएवर यू से। तो आप बस एक चीज उसके अंदर लिख के दे देना, सेल्फ डिक्लेरेशन दैट द इंसिडेंस हैज नॉट बीन पास्ड, आई एम ओनली एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड। सो इस केस में सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट। आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अमाउंट बड़ा है, बड़ा मतलब 2 लाख से ज्यादा, तो यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु विल सर्टिफाई, उसका वो प्रॉपर चेक करके रिकॉर्ड्स करके ही आपको सर्टिफिकेट देगा कि यस द इंसिडेंस हैज नॉट बीन पास्ड। Now, because the amount is more than 2 lakh, it's a substantial amount, we need a certificate from a chartered accountant or a cost accountant। क्या बात समझ में आई है? इसका सर्टिफिकेट का क्या होता है? Annexure 2 in that form number RFD 01। अभी मैं फॉर्म वगैरह नहीं दिखा रहा, क्लास में दिखाते हम जरूर, बट ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ये हो गया आपको, तो 2 लाख का अमाउंट आपको ध्यान रखना है, अप टू 2 लाख सेल्फ डिक्लेरेशन इज ओके। ये 5 केसेस है, इन 5 केसेस के अंदर आपका अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट नहीं लगता। इट इज पॉसिबल दैट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 4 नंबर के लिए ये भी एक सवाल आ जाए, तो प्लीज उसको रट के जाना, क्योंकि अभी समझने का टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन ईजी है। इन 5 केसेस में अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो आपको ना सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, खुला जाओ और रिफंड ले लो। एक होता है पहला आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा होता है आपका जीरो रेटेड सप्लाईज या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विच वी कवर अंडर 89(4), 89(5). तीसरा है मेरा ऐसा टैक्स जो मैंने पे कर दिया लेकिन बाद में सप्लाई तो गई नहीं, इनवॉइस भी नहीं गया, सप्लाई कैंसिल हो गई, तो वो अमाउंट मुझे वापस कर दो, जीएसटी जो मैंने पे किया था, बिकॉज सप्लाई तो हुई नहीं ना। तो जब सप्लाई ट्रांजैक्शन दैट इज जो टैक्सेबल इवेंट ही नहीं हुआ, तो मुझे टैक्स कैसे मैं आपको पे करूंगा? प्लीज गिव मी बैक। सेक्शन नंबर 77 इज द मिस्टेक, इंटर को इंट्रा मान लिया, इंट्रा को इंटर मान लिया। जो गलत वाला पे किया होता है वो आपको वापस क्लेम करना पड़ता है इन द रिफंड फॉर्म, और सही वाला आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सही वाला पहले टैक्स पे करना, उसके बाद आप रिफंड के लिए फाइल करना, एंड उस केस में आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगता, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 77। और लास्ट है आपका कैश लेजर। जो कैश लेजर वो तो मेरा ही खुद का पैसा है, उसका इंसिडेंस कैसे किसी पे पास ऑन करूंगा ना। कैश लेजर जो है मेरा जीएसटी पोर्टल पे, वो तो मेरा ही पैसा है, तो उसका रिफंड क्लेम करते टाइम मुझे कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये वाली बात जो है आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, इतनी रेलिवेंट नहीं है। दिस टॉक्स अबाउट, दिस इज समवॉट लिंक्ड टू दैट टेबल जो हमने ऊपर अभी छोड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब मेन बात करते हैं थोड़ा सा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के बारे में, नॉट वेरी वेरी टेस्टेबल, बट आ सकता है 4-6 नंबर का सवाल, तो भैया अपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अब क्या हुआ है, मैंने RFD 01 फाइल किया, तो नाउ इन द फर्स्ट स्टेप आई विल बी रिक्वायरिंग एन एक्नॉलेजमेंट।
सो हियर इट डिपेंड्स कि आपका रिफंड का क्लेम कौन सा है, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग फॉर द रिफंड फ्रॉम योर ई कैश लेजर, तो दिस डज नॉट रिक्वायर एनी चेक्स, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कैश क्लियरली पड़ा हुआ दिख रहा है ना पोर्टल पे, वो मुझे वापस चाहिए, तो उस केस में आपको कोई चेक नहीं करना, नथिंग विल बी चेक, यू विल बी इशूड एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वो आपको इमीडिएटली दे देंगे एंड दैट विल क्लियरली इंडिकेट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम। ये डेट बहुत रेलिवेंट है क्योंकि इसके आगे एक टाइम पीरियड लगने वाला है जिसके अंदर द गवर्नमेंट हैज टू गिव यू द रिफंड। तो मैं आपको भी नीचे बताऊंगा, बस ध्यान रखना एक्नॉलेजमेंट में द डेट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड कि भैया आज के दिन जो है ये रिफंड का एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है। बट इफ इट इज इन एनी अदर रिफंड क्लेम, कोई और रिफंड क्लेम है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा चेक करने दो। तो हम जो भी रेलिवेंट जीएसटी का आपका पीओ है हम उसको भेज देंगे कि ये भाई जरा चेक कर, RFD 01 आया है, एक बार इसका ट्रांजैक्शन वगैरह चेक कर ले, सब ओके है ना, फिर हम इसका रिफंड जो है वो सैंक्शन कर देंगे। तो उसको दिया जाता है 15 डेज का पीरियड। सो पीओ शैल विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज फॉर द कंप्लीटनेस, कि सारा ओके है ना, ये 15 डेज दिए जाएंगे। अगर आपका रिफंड का एप्लीकेशन एकदम ओके है तो हम आपको एक्नॉलेजमेंट ग्रांट कर देंगे विच विल क्लियरली स्पेसिफाई द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कुछ प्रॉब्लम निकली है, तो देन वी विल गिव यू अ डेफिशिएंसी मेमो। हम आपको एक डेफिशिएंसी मेमो देंगे और वो डेफिशिएंसी मेमो के बाद आपको उस एप्लीकेशन को करेक्ट नहीं करना, आपको न्यू एप्लीकेशन फाइल करना है। अब सर जो नया एप्लीकेशन फाइल करना है उसके लिए भी तो मेरे पास 2 इयर्स का ही पीरियड लगेगा ना। उस 2 इयर्स के पीरियड के लिए फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, उस 2 इयर्स के पीरियड में वी विल एक्सक्लूड दिस पीरियड। Which period? When I filed the refund application which was ultimately rejected क्योंकि उसके अंदर deficiency थी, till I got to know about the deficiency memo, क्योंकि उस पीरियड में मेरा complacency नहीं है। 2 इयर्स का टाइम पीरियड क्यों लगाया गया है? वो इसलिए लगाया गया है ताकि तुम कॉम्प्लेसेंट मत बन जाओ, तुम खाली मत बैठो, तुम ऐसे इग्नोर मत करो अपनी ड्यूटी, है ना। तो इस पीरियड में जब मैंने वो एप्लीकेशन फाइल किया और मुझे डेफिशिएंसी मेमो हाथ में आया, इस पीरियड में मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में था मैंने तो रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, ठीक है। तो वो वाला पीरियड आपका न्यू, आपको जो एप्लीकेशन फाइल करना है उसके 2 इयर्स के पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके चलो, अब एक इशू आता है कि सर हमने रिफंड का एप्लीकेशन फाइल तो किया लेकिन कुछ रीजन की वजह से मुझे विड्रॉ करना है, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ जी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोई एक्शन ना लिया गया हो, कोई प्रोविजनल रिफंड ना दिया हो, कोई सैंक्शन ऑर्डर ना निकला हो, कोई शोकॉज नोटिस ना निकली हो, कोई विथहोल्डिंग ना हुआ हो। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आप उससे पहले फटाफट से आप बोल दो कि चलो भैया मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, मैं वापस लेता हूं, ठीक है। रिक्रेडिट, ये रिक्रेडिट क्या कह रहा है, अब ये चीज ध्यान से सुनना। जैसे मेरा ई कैश लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ है ₹10 का, एंड व्हेन आई गो फॉर रिफंड एप्लीकेशन, मैंने RFD 01 फाइल किया। मैं RFD 01 इसलिए फाइल करता हूं क्योंकि मैं बोलता हूं कि भैया ये जो ई कैश में पड़ा हुआ है ना, आप ये मुझे बैंक में दे दो, अब ये मुझे बैंक में दे दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई कैश में से -10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बैंक में +10 आने वाला है। तो जहां से भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, ई कैश और ई क्रेडिट, वहां से डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उतना बैंक में मांग रहे हो ना, रियल लाइफ में पैसा मांग रहे हो। तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये समझ में आया? यस। अब कल को मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या फिर विड्रॉ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं दोबारा +10 कर दूंगा क्योंकि मैं आपसे बैंक, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या तो मैंने विड्रॉ कर लिया, तो मैं आपसे बैंक में पैसा नहीं मांग रहा ना रिफंड। तो जो ओरिजिनल मैंने डेबिट किया था, चाहे वो ई कैश हो या ई क्रेडिट हो, वो वापस कर दो, वो ऐड कर दो ना। बाद में दोबारा कभी रिफंड फाइल करूंगा तो मैं दोबारा डेबिट कर दूंगा। इसके ऊपर एक सवाल भी आया था, अभी MTP में भी इसके ऊपर एक सवाल था जो ICA ने गलत लिखा था। मैंने हमारे डिस्कशन में बोला भी था कि आई डू नॉट एग्री विद ICA, वो अब ICA ने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसी इशू के ऊपर है, आप वो चीज चेक करना। क्वेश्चन ये बोला था कि IGST जो पे किया है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका रिफंड मैंने मांगा था, तो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो डू आई नीड टू रिक्रेडिट एनीथिंग? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें कुछ डेबिट ही नहीं हुआ। रिक्रेडिट कब होता है? जब कोई चीज डेबिट हुई हो, जैसे मैंने यहां पे किया। बट व्हेन आई पे IGST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड आई क्लेम अ रिफंड, तो मैंने तो वो IGST पेमेंट का क्रेडिट मांगा ना, मैंने IGST पेमेंट का रिफंड मांगा, मैंने ओरिजिनल कुछ डेबिट नहीं किया है। तो जब ओरिजिनल डेबिट नहीं हुआ तो रिक्रेडिट भी नहीं होगा ना। आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास वालों, हमने एक क्वेश्चन किया इसके ऊपर, अगर आप सिर्फ MTP देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट पॉइंट इन डिटेल। ओके चलो, प्रोविजनल रिफंड। ये प्रोविजनल रिफंड क्या होता है कि भैया आप बड़े आदमी हो, आप कौन हो? 0 रेटेड वाले। तो अगर आपका केस 0 रेटेड वाला है जिसकी वजह से आपका रिफंड का ड्यू बना है, तो हम आपको दुखी नहीं कर सकते। आप तो भैया फॉरेक्स कमाते हो इंडिया के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। आप एक काम करो, आपका जितना भी रिफंड का क्लेम है ना, उसका 90% हम आपको 7 डेज में दे देंगे। बचा वो 15 दिन स्क्रूटिनी, वो हम बैलेंस 10% के लिए करेंगे।
आप 7 दिन के अंदर अंदर वी विल गिव यू 90% ऑफ द रिफंड एज प्रोविजनल बेसिस, लेट द बैलेंस 10% स्टे विद अस एंड लेट अस स्क्रूटिनाइज योर एप्लीकेशन, बैलेंस को नॉर्मल प्रोसेस के अंदर चलने दो। लेकिन सर अगर आपकी नियत में खोट है, नियत में खोट क्या होता है, अगर पिछले 5 साल में आपका प्रोसिक्यूशन हुआ है ऑफ एनी अमाउंट इन्वॉल्विंग, कोई भी केस ऐसा जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व था मोर देन 2.5 सीआर, मोर देन 2.5 करोड़, तो सर उस केस में फिर हम आपका प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे, नॉर्मल सब कुछ चेक होने दो, जैसा सबको ट्रीट किया जाता है वैसे हम आपको ट्रीट करेंगे एंड देन वी विल गिव यू द नॉर्मल रिफंड। नाउ देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम कन्विक्शन। प्रोसिक्यूशन केस चलाना होता है, फॉर्मली अक्यूज करना होता है, कन्विक्शन मतलब फाइनल गिल्टी, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया हमने प्रोसिक्यूशन नॉट कन्विक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ये पिछले 5 साल में आपको चेक करना है। ये बात हो गई, ये बात हो गई। अच्छा, सैंक्शन ऑर्डर वर्सेस पेमेंट ऑर्डर, ये दिस इज वेरी सिंपल। सैंक्शन मतलब हो गया सैंक्शन, और एक सैंक्शन ऑर्डर के बाद पेमेंट ऑर्डर निकलता है जो कि एक्चुअल में आपको पेमेंट दिया जाता है। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि आपका पेमेंट ऑर्डर निकला लेट से 28 मार्च 25 को, लेकिन आपका पेमेंट 31 मार्च तक नहीं हुआ, आपका होने वाला है 2 अप्रैल को, तो यहाँ पे बीच में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, बुक्स क्लोज हो जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम एक बार आपका जो पेमेंट ऑर्डर है ना उसको वी विल रीवैलिडेट, मतलब एक बार दोबारा रीवैलिडेट करेंगे क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है। सो दिस रीवैलिडेशन बिकॉज ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल ईयर हैपेंस इन पेमेंट ऑर्डर, नॉट इन सैंक्शन ऑर्डर। इसके सिवा हम आगे बढ़ते हैं। अब सर कहानी कहां तक चली है, कहानी चली है मेरा एप्लीकेशन फाइल हो चुका है एंड आई हैव द एक्नॉलेजमेंट, ये बात क्लियर हुई। अब एप्लीकेशन फाइल होने के बाद 2 ही चीजें हो सकती है, या तो पैसा आएगा मतलब या तो रिफंड ऑर्डर आएगा, या फिर आपका शो कॉज नोटिस और रिजेक्शन आ जाएगा। वैसे तो तीसरी चीज भी होती है जो मैं आगे कवर करूंगा, दैट इज विथहोल्डिंग ऑफ क्लेम। तो पहला केस समझते हैं कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग हैपेंड, 15 डेज की स्क्रूटिनी में भी कोई पॉइंट नहीं निकला, या फिर डेफिशिएंसी मेमो निकला था लेकिन मैंने सही एप्लीकेशन फाइल कर दी। नाउ आई विल गेट द रिफंड ऑर्डर। अभी रिफंड ऑर्डर क्या होता है ध्यान से समझना। अगर पीओ को ये अच्छा लगा कि यू नो द एप्लीकेशन इज कंप्लीट, रिफंड इज ड्यू, सब कुछ चेक करके ओके आ गया, तो वो आपको रिफंड ऑर्डर दे देगा, सैंक्शन ऑर्डर दे देगा। उसके अंदर क्लियरली वो लिख के देगा व्हाट इज द अमाउंट बीइंग रिफंडेड, एनी अमाउंट बीइंग रिफंडेड एज अ प्रोविजनल बेसिस इफ यू आर अंडर 0 रेटेड सप्लायर, या अगर हम कोई अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है, आपकी तरफ से अगर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू है और हमारी तरफ से रिफंड ड्यू है तो वो आपको नेट ऑफ करके सेट ऑफ करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, मतलब रिफंड देने का तरीका क्या है। जो भी तुमने ओरिजिनल पेमेंट किया होगा जिसके वजह से तुम रिफंड क्लेम कर रहे हो, अगर तुमने कैश के थ्रू पे किया था तो हम आपको ई कैश में रिफंड दे देंगे। अगर तुमने रिफंड जो क्लेम कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शन है उसमें यू हैड पेड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स बाय डेबिट टू योर ई क्रेडिट लेजर, आपने आईटीसी के थ्रू पेमेंट करी थी तो हम आपको आईटीसी में डाल देंगे पैसा। लेकिन सर अगर हम 0 रेटेड वाले लोग हुए तो, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट वाले केस हुए तो उसके अंदर तो मुझे आईटीसी जो जमा हो रहा है मुझे उसी का रिफंड चाहिए। उस केस में हम आपको कैश जो है वो आपके बैंक में पैसा डलवा देंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जैसा पे किया था वैसा ही वापस कर देंगे, जैसा पे किया था वापस कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 0 रेटेड सप्लायर वगैरह हो तो उस केस में वी विल गिव यू द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, रिफंड ऑर्डर के लिए कितना टाइम लिमिट, 60 डेज। कब से, जिस दिन आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एंड दैट इज द रीजन द एक्नॉलेजमेंट एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोसेस आई टोल्ड यू, एक्नॉलेजमेंट विल क्लियरली टेल यू द डेट ऑफ फाइलिंग, क्योंकि उस डेट ऑफ फाइलिंग के अगले 60 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर कि वो आपको रिफंड का ऑर्डर दे दे एंड आपका रिफंड बन जाए। समझ में आया। अब सर केस थोड़ा सा बिगड़ गया है, प्रॉब्लम हो गया, कुछ कंप्लीट तो था, ट्रांजैक्शन कंप्लीट था, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज ओके। स्क्रूटिनी में अगर कोई डेफिशिएंसी भी आया होगा वो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ये डिटरमिन कर रही है कि आपका रिफंड ड्यू नहीं है। एप्लीकेशन ठीक है, आपका कंप्लीट है, लेकिन वो कह रही है आपका रिफंड ड्यू नहीं है। पर उससे पहले हम आपको एक बार शो कॉज नोटिस देंगे। रिजेक्शन की तरफ हम जाने से पहले वी विल गिव यू फाइनल शो कॉज नोटिस ऑफ 15 डेज। तो इफ दे विल गिव यू द शो कॉज नोटिस, दे विल टेल यू व्हाई दे थिंक द रिफंड इज नॉट ड्यू, यू रिप्लाई विद इन 15 डेज एंड उसके बाद फाइनल यस या फाइनल नो आपको आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब सर एक केस ऐसा बनता है, ना हम रिजेक्ट कर रहे हैं और ना ही हम आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम बीच में ना मामला को सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब आपका क्लेम जो है वो विथहोल्ड कर रहे हैं। विथहोल्ड करने के 2 तरीके, एक 1 और एक 2, ऐसे याद रखो अभी के लिए। 1 के अंदर पीओ आपका रिफंड विथहोल्ड कर रहा है, 2 के अंदर कमिश्नर विथहोल्ड कर रहा है। कमिश्नर की लेवल तक बात जा रही है, इसका मतलब मामला थोड़ा सीरियस है। 1 वाले में कुछ भी नहीं है। देखो पीओ क्यों आपका रिफंड विथहोल्ड कर रहा है, 2 चीजें हो गई है, या तो मेरी तरफ से कोई रिटर्न अभी भी ड्यू है, मैंने डिफॉल्ट करा है किसी रिटर्न के अंदर, या फिर मेरी तरफ से कोई टिप ड्यू है, दैट इज टिप नहीं, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। टिप मतलब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ठीक है, विच हैज नॉट बीन स्टेड, क्योंकि स्टे हो जाती तो फिर वो रिकवरी ड्यू नहीं है ना, फिर तो ये दे कैन नॉट स्टॉप माय रिफंड। बट अगर मेरी तरफ से कोई रिटर्न के अंदर डिफॉल्ट हुआ है या फिर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अभी भी ड्यू है, लास्ट डेट निकल चुकी है, तो अब वो पीओ आपके साथ क्या कर सकता है, या तो आपका क्लेम विथहोल्ड कर लेगा, नहीं तो जैसा मैंने ऊपर बोला वो यहाँ पे कोई अमाउंट एडजस्ट कर देगा।
वो कहेगा कि चलो विथहोल्ड नहीं करते, अननेसेसरी क्या इसको सरदर्दी देनी, मैं अमाउंट काट के पे कर देता हूँ, मैं अमाउंट काट के पे कर देता हूँ। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन एंड दैट विल बी क्लियरली नोटिफाइड टू दैट पर्सन टू हुम द रिफंड इज बीइंग गिवन। और सर क्लेम नंबर 2, ये तो विथहोल्डिंग क्लेम नंबर 2 है, ये कमिश्नर कर रहा है। अब ये कमिश्नर क्यों कर रहा है, बात थोड़ी हाई लेवल की है। कमिश्नर को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जैसे रिफंड का क्लेम किया है और मेरा कहीं पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, ड्यू टू सम सस्पेशन ऑफ फ्रॉड और वॉट एवर इट मे बी, मेरा कहीं पे केस चल रहा है। कमिश्नर को लगता है कि आज इस नालायक को रिफंड दे देंगे ना, तो कल को दिस विल प्रीजुडिशियली अफेक्ट द रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि कल को इसकी तरफ से भारी भरकम ड्यूज आने वाली है। आज इसको रिफंड नहीं देते, रोक के रखती है, क्योंकि कल को कमिश्नर के मन में शक हो रहा है कि इसकी तरफ से पैसा ड्यू होने वाला है, तो आज ही इसका रिफंड रोक दो, क्योंकि कल जब ड्यू हो जाएगा तो शायद हमें वो रिफंड जो है इट विल बी गुड फॉर अस इफ वी रिटेन इट। ठीक है, तो ये कमिश्नर को लगता है तो वो विथहोल्ड कर सकता है। सो सी, इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ग्रांट ऑफ द रिफंड इज लाइकली, अभी हुआ नहीं है क्योंकि केस अभी चल रहा है, बट इट इज लाइकली टू एडवर्सली मतलब निगेटिवली इंपैक्ट द रेवेन्यू इन दैट अपील और प्रोसीडिंग। व्हाई? बिकॉज उसको शक है कि मैं मेलफिसेंस या फ्रॉड जो मैंने कमिट किया है, तो वो मेरा रिफंड वहां पे रोक देगा। एक बार बस मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दे देगा कि भैया बता दे एक बार, बट यस द कमिश्नर हैज द पावर। कल को अगर वो पैसा ड्यू निकला तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। यस, चलो ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये तो चलो मैंने कर लिया है, इसको मैं अलग से अभी नहीं उठा रहा। 89.4 89.5 अब ये है आपकी मेन जान। इस चैप्टर के जो 2 सोल्जर है, इन सोल्जर्स के साथ हमें लड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 89.4 89.5 आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वेरी वेरी प्रॉपरली। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको सारी चीजें क्लिक कर जाएंगी, तो क्वेश्चन कर लेना। वैसे नहीं टाइम मिले तो प्लीज इस पार्ट को अच्छे से सुन लो। ओके, 89.4 और 89.5, ठीक है, दैट आई कैन कॉल 54.31 और 54.32 एज वेल। अब इसमें क्या हो रहा है, एक में आता है मेरा जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड मतलब जो मैं एक्सपोर्ट वगैरह अगर कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट अंडर बॉन्डी आईयूटी, तो बॉन्डी आईयूटी में कर रहा हूँ तो मैं टैक्स नहीं पे कर रहा, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है उसका क्या, उसका मुझे रिफंड मिलेगा। और एक है मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंपल सी बात है। लेट्स से ये मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मैं कुछ इनपुट्स भी यूज करूंगा और इस आउटपुट को सेल भी करूंगा। इसको जो इनपुट्स बनाता हूं ना मैं, इनपुट्स जो लेता हूं उसका जो टैक्सेशन रेट है वो है लेट्स से 18%, और इसको जो मैं सेल करता हूं इसका है 5%। अब सर क्या हो रहा है कि जो इनवर्ट मेरे जो ड्यूटीज मैं पे कर रहा हूँ, वॉट एवर टैक्स रेट्स आई एम पेइंग, और उसका जो भी मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो आउटपुट बन रहा है। तो इनवर्ट जो इसका इनपुट्स है दैट इज हायर टैक्स देन द आउटपुट रेट। तो ये हो गया, घूम गया इन्वर्टेड ड्यूटी, ठीक है, उल्टा हो गया। जनरली क्या होता है, इनपुट जो है उसका आईटीसी आप यूज करके आउटपुट टैक्स पे कर देते हो, आउटपुट का टैक्स हमेशा ज्यादा रहता है, बट इसको घुमा दिया, ये उल्टी केस हो गया। तो ये उल्टे केस को हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्टली गुड्स ओनली। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब जो डिफरेंस बनता जा रहा है ना, आईटीसी तो है मेरे पास लेकिन वो कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आउटपुट का टैक्स रेट कम है। तो गवर्नमेंट कहती है चलो आपका जो आईटीसी का रिफंड, यहाँ पे जो आप आईटीसी लिए जा रहे हो जो कि यूज नहीं हो पा रहा, आप उसका रिफंड क्लेम कर लो, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, क्योंकि वो यूज तो हो नहीं पा रहा है तो आप उसका रिफंड क्लेम करो। ओके, अब 2-3 बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टेन नोटिफाइड सप्लाईज जो कि 89.5 में मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी में आपको उसका रिफंड नहीं मिलता। आपको कुछ भी लिस्ट नहीं रटनी, क्वेश्चन बताएगा कि भैया यही आइटम है, दिस इज नोटिफाइड अंडर 89.5 दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड, तो आपको उसका 89.5 में रिफंड नहीं लेना। लेकिन वही आइटम अगर कल को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं तो 89.4 में मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा। बात समझ में आई? सबसे पहले मैं 89.4 का फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला देने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो, कि सर मेरा आईटीसी कितना है, रीजन ऑफ रिफंड क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्डी आईयूटी। ठीक है, तो हम आपको रिफंड क्यों दे रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, जीरो रेटेड मतलब टेक्निकली एक्सपोर्ट प्लस एसईजेड डेवलपर यूनिट। तो उन्होंने कहा चलो सिंपल टर्नओवर रेशियो लगा दो, मेरे पास कितना आईटीसी है निकालो, मेरे पास कितना आईटीसी है, आपको आईटीसी का रिफंड चाहिए ना, हाँ, लेकिन सर ये जो आईटीसी है वो तो आपके पूरे बिजनेस का है, इसमें से आपका जो जीरो रेटेड का टर्नओवर है उतने का हम आपको रिफंड देने को रेडी है। तो जो भी मेरा जीरो रेटेड का टर्नओवर रहेगा अपॉन टोटल, इन सिंपल वर्ड्स दिस इज माय टर्नओवर रेशियो, उतना हम आपको रिफंड दे देंगे। एक बार फॉर्मूला चेक करो, नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। कंडीशन क्या है, बॉन्ड एल्यूटी के अंदर जा रहा है, सवाल में ये चीज चेक करना, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो वी जस्ट अप्लाइड द टर्नओवर रेशियो। क्यों? क्योंकि ये नेट आईटीसी जो है ये तो पूरे बिजनेस का है ना, उसमें से जीरो रेटेड का मुझे रिफंड चाहिए, तो मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब मेरे को 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, 1, 2,
3 एंड 4 एक एक करके कहानी को शुरुआत करते हैं। नेट आईटीसी मतलब क्या? सर जब आप चीजें लेते हो तो तीन होती है, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमने क्लास में स्टार्टिंग में रेलेवेंट डेट के टाइम डिस्कस किया था, उसका रिफंड कभी भी नहीं मिलता। बचा कौन? इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो इसके अंदर यू विल हैव टू टेक इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स नहीं लेना। किसी जमाने में 89 4A 4B के बारे में हम कुछ पढ़ते थे, वो अब नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4A 4B स्पेसिफिक केसेस ऑफ रिफंड थे, वो हट गए। जो भी 89 4 के अंदर ही आपको लेना है। अब सर सेकंड बात करते हैं जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स का। तो गुड्स के टर्नओवर में आपको क्या चीज चेक करनी है? आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर करी है ना, आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर करी है उसको वी विल कंपेयर विद 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलर प्लेस सप्लायर। सिंपल सा मतलब क्या? ये कैलकुलेटर एक्सपोर्ट किया, मैंने बोला इसकी कॉस्ट, इसका जो वैल्यू है वो है 10 रुपए। और गवर्नमेंट कहती है कभी कभार तुम ये एक्सपोर्ट करते वक्त में थोड़ी सी हैंकी पैंकी कर देते हो, इसकी वैल्यू इन्फ्लेट कर देते हो, बढ़ा देते हो। तो इसको हम चेक करेंगे कि अगर यही आइटम डोमेस्टिकली, यही आइटम या इसके मिलते जुलता आइटम डोमेस्टिकली में या मेरे जैसा ही कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है डोमेस्टिकली, तो उसका 1.5 टाइम्स, हाँ गवर्नमेंट कहती है उसका 1.5 टाइम्स एक्सपोर्ट में जा सकता है। मतलब मोटा मोटा अगर 10 रुपए की चीज है तो बाहर आप 15 में एक्सपोर्ट कर लेना। अगर 15 से ज्यादा, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो, और नहीं भी बोल रहे तो ठीक है, हम उसके ऊपर रिफंड नहीं देना चाहते। तो जीरो रेटेड टर्नओवर और सप्लाई ऑफ गुड्स का जो वैल्यू आपको लेना है, आपका जो वैल्यू आप डिक्लेयर करते हो, वी विल कंपेयर इट विद 1.5 टाइम्स। तो कल को अगर ये वैल्यू है 10 lakhs, तो ये वैल्यू आपकी 15 lakhs, या तो आप ऐसे लो ये 20 lakhs हो जाती है, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है, तुम करो जो मर्जी करना है। हम अपने टर्नओवर में जब गवर्नमेंट आपको रिफंड देने वाली है तो इट विल कंसीडर 15 नॉट 20, क्योंकि 15 विल बी लोअर ऑफ बोथ। और सर अगर लोअर अमाउंट पिक हुआ इस केस में 15, तो वही चीज डिनोमिनेटर में भी वही जाएगी। ऐसा नहीं कि न्यूमिनेटर में कम करेंगे और डिनोमिनेटर में 20 ले लेंगे, नो, देन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 15 जाएगा। आपको बात समझ में आई? इंटरनली आपको एक और वैल्यू चेक करनी है। ये जो आप अपनी वैल्यू बताते हो कि मैंने इतने का सप्लाई किया है, ये भी इंटरनली 2 का लोअर अमाउंट होने वाला है। क्या? एक जो आप एफओबी वैल्यू अपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में डिक्लेयर करते हो, बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रोड एक्सपोर्ट, या फिर वैल्यू इन योर टैक्स इनवॉइस। जनरली ये पेपर में टेस्ट नहीं होता, ये भी कभी कभार ही होता है, बट चांसेस है। तो इफ वी कंसिडर इट ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, आपको सबसे पहले आपका टैक्स इनवॉइस या शिपिंग बिल का लोअर पिक करना है, फिर उस लोअर को पिक करना है, उसको कंपेयर करना है 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय यू और अ सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, एंड व्हाटएवर वैल्यू यू पिक इन न्यूमरेटर द सेम अमाउंट विल गो इन डिनोमिनेटर। और ये सब हम उस रेलिवेंट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैं रिफंड क्लेम करता हूं। तो आपको 2 आइटम समझ में आ गए, ये समझ में आया, ये समझ में आया। यस, अब मैं बात करता हूं सर्विसेज की। सर्विसेज में आपको पता है क्या निकालना है? आपको इसमें अक्रूवल बेसिस पे लगाना है कि वो सर्विसेज जो आपने उस पीरियड में कंप्लीट करी और जिसका आपके पास पेमेंट आ चुका है, दैट वी हैव टू कंसीडर। अब वो कैसे कंसीडर करना है, उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया। पहला वो कहते हैं कि आप सारी पेमेंट इंक्लूड करो जो भी आपके पास आई है, whatever payment you have received for services, you take it, then you add those zero rated services for which supply was completed in the current period but for which advance was received in the prior period। समझ में नहीं आया सर? सुनो, सेकंड वाला ये अमाउंट क्या कह रहे हैं कि लेट्स से मेरे पास अभी मेरा पीरियड चल रहा है, लेट्स से अप्रैल। ये कह रहे हैं कि मार्च मंथ में एक महीना पहले लेते हैं, मार्च मंथ में लेट्स से आपको 100 रुपीज आए थे, बट उसका काम खत्म नहीं हुआ था, सप्लाई वॉज नॉट कंप्लीटेड एंड माई फोकस इज ऑन व्हाट इज कंप्लीटेड। मेरे को इसका अमाउंट चाहिए, तो ये मार्च मंथ में ना हमने इंक्लूड नहीं किया होगा, और लेट्स से अप्रैल में ये वाला जो सप्लाई वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि सप्लाई होने में टाइम लग सकता है ना, सर्विसेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सप्लाई चल रहा है। तो अप्रैल मंथ में अगर ये कंप्लीट हुई तो आप अप्रैल मंथ में 100 को लेना। और इसी तरीके से अगर अप्रैल मंथ में कोई एडवांस आया जो कि सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई, आप उसको माइनस कर देना। तो मोटा मोटा मैं क्या कह सकता हूं, आपका फोकस है कौन सा काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब एक बार देखो इसको, लेस क्या किया, एडवांस रिसीव फॉर जीरो रेटेड सप्लाई फॉर विच सप्लाई हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस रेलेवेंट पीरियड। तो इसको मैंने यहां से माइनस किया क्योंकि ये मेरे लिए एडवांस बन गया, और जब ये काम अगले किसी रेलेवेंट पीरियड में कंप्लीट होगा वो ऐसे ही इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। और सर व्हाट अबाउट दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड दिस मंथ, दिस पीरियड एज वेल एज द सप्लाईज कंप्लीट दिस पीरियड, वो तो आपका इंक्लूड हो ही गया ना, वो तो मैंने बोला पेमेंट सारी इंक्लूड करनी है।
ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, दिस विल बी मोर इजी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप टोटल पेमेंट्स लो, उन पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो भी काम खत्म हो चुका है वो तो ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर ही लिया पेमेंट्स के अंदर। ऐसा कोई अमाउंट जो आपको प्रायर पीरियड में रिसीव हुआ था लेकिन उसका सप्लाई कंप्लीट करंट वाले में हुआ है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि वो पेमेंट तो पहले आ चुकी है, तो आपको उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। एंड वो अमाउंट जो आपने यहां पे रिसीव किया लेकिन बेटा जी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो यहां से माइनस करना क्योंकि वो अगले किसी पीरियड में जब कंप्लीट होगा वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो दिस इज योर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस स्पेशल कैलकुलेशन। 3 आइटम्स क्लियर हो गए फॉर्मूले के। चौथा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर डिनोमिनेटर। इसमें कुछ नहीं करना, जो तुमने ऊपर दोनों चीजें निकाली है ना वो इसके अंदर ऐड करनी है और एग्जेम्प्ट को आपको एक्सक्लूड करना है। सुनो, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। ये क्या है? गुड्स के रिस्पेक्ट में जितनी टर्नओवर है, जितनी टर्नओवर है, मैंने बोला ऊपर वाला मतलब गुड्स के रिस्पेक्ट में सारा टर्नओवर। तो गुड्स के रिस्पेक्ट में सारा टर्नओवर मतलब टर्नओवर इन अ स्टेट। सर एग्रीगेट टर्नओवर क्यों नहीं? अब देखो फिर मैं पिटाई करूंगा, तुमने एग्रीगेट टर्नओवर का जीएसटी शॉर्ट इसका मतलब देखा नहीं है। जब भी कोई टैक्स पेमेंट की बात आती है, रिफंड की बात आती है, वो एक जीएसटी फाइल करता है ना, वो एक यूनिट फाइल करता है जिसका एक जीएसटी नंबर है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो टर्नओवर इन स्टेट आएगी ना, सारे यूनिट्स के क्यों टर्नओवर आएगी? तो गुड्स के रिस्पेक्ट में जितनी टर्नओवर इन स्टेट है वो आप इंक्लूड करो। उसके आगे क्या लिखा है देखो, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमिन्ड अबाउट ये वाला एंड एड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आई नीड टू आस्क. I really would appreciate if you can stop the video and comment. It will really, I will really feel good. अब मेरा सवाल ये है कि सर इन्होंने गुड्स की तरह सर्विसेज के लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा, टर्नओवर इन अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज? अगर वैसा लिख देंगे, मैं बता रहा हूं आंसर, पॉज करके आप टाइप करना कमेंट एंड देन चेक। अगर मैं वैसा लिख दूंगा तो ये कैलकुलेशन कौन करेगा? अगर मैं नॉर्मल लिख दूं टर्नओवर इन अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, तो उसके अंदर ये पेमेंट और ये एडवांस की कैलकुलेशन थोड़ी ना आने वाली है, दिस इज अ स्पेशल कैलकुलेशन। तो उन्होंने बोला जीरो रेटेड के रिस्पेक्ट में आप ये कैलकुलेशन लो और फिर जो भी बची हुई नॉन जीरो रेटेड है उसको नॉर्मल आप सप्लाई का टोटल अमाउंट ले लो, उसमें ये पेमेंट आया नहीं आया, एडवांस आया नहीं आया, ये आपको कुछ कंसिडर नहीं करना। नॉर्मल टर्नओवर जो भी आपका इनवॉइसेस गए हैं उसके हिसाब से ले लेना। ये आया मेरा टोटल ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो इसके अंदर सारा गुड्स आ गया और सारा सर्विसेज आ गया, चाहे वो जीरो रेटेड हो चाहे वो नॉन जीरो रेटेड हो। एक चीज आपको बस दिमाग में रखनी है, you have to exclude the exempt supply from this denominator. बट आगे एक बात लिखी है, अदर देन जीरो रेटेड मतलब exempt अदर देन जीरो रेटेड मतलब ये कैलकुलेटर exempt है लेकिन कल को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं तो इसको exempt मानूं या जीरो रेटेड मानूं? दिस विल अक्वायर द नेचर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। एट देन एक्सपोर्ट तो किया ना, डोमेस्टिकली exempt होता, गवर्नमेंट कहती है उसको इग्नोर करो, यू कंसिडर दिस एज जीरो रेटेड। सो इफ दिस इज exempt, exclude from the denominator. But if this exempt supply is exported, include, keep it included in the adjusted total turnover. किसी जमाने में 89(4)A 4B ये रहते थे, आज के इसमें नहीं है, हमारा काम आसान हो चुका है और 89(4) मेरा खत्म हुआ। We have invested till now 35-36 minutes. I hope आपको मजा आ रहा है, ठीक है। 1 घंटे का टारगेट रखते हैं, चलो आओ। 89(5) is inverted duty structure. Inverted duty मतलब चमगादड़ की तरह उल्टा, ठीक है। इनवर्ड का रेट ज्यादा है, आउटवर्ड का कम है, बीच में काफी ज्यादा टैक्स बच रहा है, सर रिफंड दे दो प्लीज। चलो आओ, और ये गुड्स के केस में लगेगा मोस्टली, इसलिए आप यहाँ पे नेट आईटीसी भी देखोगे सिर्फ इनपुट्स का ही होता है। आओ अब इसका रिफंड का फॉर्मूला पहले समझते हैं, बहुत आसान है क्योंकि कहीं ना कहीं प्योर रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा। द फर्स्ट पार्ट इज जस्ट लाइक 89(4) कि मेरा आईटीसी कितना है और आईटीसी का मुझे टर्नओवर रेशियो लगा के दे दो कि ये आईटीसी है, टर्नओवर रेशियो किस चीज का, इन्वर्टेड ड्यूटी का, तो उतने का मुझे रिफंड बनता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, आप क्या क्लेम कर रहे हो कि लेट से मेरा इनवर्ड जो है दैट इज 18% और लेट से आउटपुट जो है दैट इज 5%। तो कहीं ना कहीं आप जो रिफंड क्लेम कर रहे हो वो इसके डिफरेंस का क्लेम कर रहे हो ना, 13% का, मोटा मोटा आप 13% का क्लेम कर रहे हो। तो अभी जब मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया ना, इसके अंदर इन्होंने 18% वाले की तो बात रख ली कि चलो एडजस्टमेंट ऑफ टर्नओवर लगा दिया, टर्नओवर रेशियो लगा दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 5% दैट यू आर पेइंग, इसका थोड़ी ना आपको रिफंड बनता है। 5% तो आप पे कर रहे हो, तो 5% का रिफंड नहीं बनता, आपका डिफरेंशियल का बनता है। डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से माइनस करो ये 5%, देखो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, मतलब बेटा जी कल को अगर नहीं ध्यान रहे तो समझ लेना ये आपका आउटवर्ड टैक्स है, ये आउटपुट का टैक्स ही है जो आप पे करते हो, ठीक है। रीड अगेन, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी, क्योंकि वो तो माइनस करो ना, डिफरेंस लो। इसके आगे एक और एडजस्टमेंट है वो मैं आपको भी बताता हूं, इससे पहले बाकी के फैक्टर समझते एक बार।
नेट आईटीसी ऊपर क्या लिया था, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, यहाँ पे क्या लेना है, सिर्फ इनपुट, सर्विसेज कट कर दिया, कैपिटल गुड्स तो मिलता ही नहीं है, सर्विसेज भी कट कर दिया, तो इसके अंदर आएगा आपका सिर्फ गुड्स। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये तो आपको नॉर्मल है, टर्नओवर आपको पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, दिस इज जस्ट लाइक 89.4, दिस इज जस्ट लाइक 89.4, ठीक है ना। तो ये आपका टर्नओवर हो गया, नीचे टोटल आ गया। तो जैसा ऊपर किया था कि भैया 100 में से अगर 30 वाला वो इन्वर्टेड वाला है तो मुझे 30% आप रिफंड दो, माइनस किया इसमें से वी आउटपुट टैक्स सप्लाई, जो भी आपका टैक्स बनता है, और यहाँ पे इन्होंने एक और एडजस्टमेंट लगाई, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। व्हाई इज इट बेनिफिशियल, क्योंकि ये अमाउंट में कट कर रहा हूं ना, रिफंड में से कोई चीज अमाउंट कट हो रही है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, और अगर उस पर एक परसेंटेज लग जाता है तो वो थोड़ा सा कम होने की संभावना है। कैसे देखो, नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स प्लस सर्विसेज, तो मोटा मोटा ये मुझे क्या कह रहा है, नेट आईटीसी होता है गुड्स का, और ये नीचे कह रहा है गुड्स प्लस सर्विसेज का। तो जैसा आपने मुझे पनिश किया कि टोटल ये गुड्स और सर्विसेज में से आपने सिर्फ मुझे गुड्स का ही दिया था ना, दैट वाज काइंड ऑफ नॉट गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि आपने मुझे नेट आईटीसी रेस्ट्रिक्ट किया। तो गवर्नमेंट वही वाला फॉर्मूला आउटपुट टैक्स के ऊपर भी लगा रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी फेयर, ये फॉर्मूला फेयर हो रहा है। अगर ये नहीं होता कल को तो फिर बड़ा वाला अमाउंट माइनस हो जाता, और बड़ा वाला अमाउंट माइनस हो जाता किसमें से, रिफंड में से, मेरा रिफंड कम हो जाता। ये वाली बात समझ आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। सिंपल लर्न क्या करना है, टर्नओवर रेशियो लगाओ माइनस आउटपुट टैक्स इनटू नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। दो तीन बातें सुन लो। नेट आईटीसी मैंने मतलब बता दिया, सिर्फ इनपुट्स का लेना है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इज जस्ट लाइक 89.4। अच्छा, कल को क्या होता है, जीएसटी का रेट बदल गया, ठीक है, चेंजेस आए जिसकी वजह से वो इन्वर्टेड ड्यूटी बना, लेकिन ये बीच में चेंज हुआ, एक महीने में टैक्स रेट कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस टाइम आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। द डिफरेंस शुड बी फॉर द एंटायर पीरियड। अगर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में डिफरेंट रेट था कि चलो बीच में एक महीने के टैक्स रेट चेंज हो गया, नोटिफिकेशन आ गई, 89.5 आपको नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा सर, ये जो डिफरेंस है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का, इफ दैट हैपेंस ड्यू टू सम एग्जेम्पशन, नोटिफिकेशन, एनी कंसेशन, डज नॉट मैटर। व्हाई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ रेट, आई डोंट केयर, ठीक है। लेट्स से मेरा आउटपुट टैक्स नॉर्मल 18 का रहता है, लेकिन एक कंसेशन नोटिफिकेशन की वजह से 5 आ रखा है, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर उल्टा हो गया, डज नॉट मैटर। उल्टा है ना, पूरे पीरियड के लिए उल्टा है, तो मुझे उसका रिफंड मिलेगा। अब एक चीज क्लैरिफाई करी गई कि बहुत बारी इनपुट्स होते हैं, जैसे स्पेयर आइटम्स हो गया, स्टेशनरी हो गया। लेट्स से मेरा प्रोडक्शन का काम है और मैंने उसके अंदर एक पेन खरीदा है। अब ये पेन डायरेक्ट इनपुट नहीं है, लेकिन है तो एक इनपुट ही ना, इट विल बी चार्ज टू माई रेवेन्यू अकाउंट, राइट, एंड इट इज नॉट ए डायरेक्ट इनपुट इन माई प्रोडक्शन प्रोसेस, बट इट इज एन इनपुट, इट इज फॉर बिजनेस, आई एम टेकिंग आईटीसी, तो उसका आईटीसी मुझे रोकना नहीं है, मुझे उसका रिफंड दे देना। ये इनपुट्स वाले में उसका आईटीसी आप ले लेना, ओके, ये क्लैरिफाई करा गया। सर आईटीसी किसका लेना है, बुक्स का लेना है या जीएसटी रिटर्न का लेना है, टू बी का लेना है, जीएसटी या टू बी का। कुछ अमाउंट्स होते हैं जो जीएसटी या टू बी में नहीं आते, फॉर एग्जांपल आईटीसी ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो आईजीएसटी आप पे करते हो, तो वो आप अलग से ले लेना, लेकिन प्राइमरीली जो जीएसटी या टू बी में आता है वो अमाउंट आपको लेना है। अब सर एक क्वेरी आता है कि ये तो हमने कैलकुलेशन किया 89.4 का और 89.5 का, क्या वही पैसा आपको रिफंड के फॉर्म में मिलने वाला है एक्चुअल में जो सैंक्शन होगा, आंसर इज नो। उस अमाउंट को आपको दो चीजों से और कंपेयर करना है, इसके पीछे का लॉजिक सुनियो। लेट्स से मैंने आज बुकिश कैलकुलेशन के हिसाब से अमाउंट निकाला कि मेरा 20 रुपए का रिफंड निकल रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस 20 में से कुछ यूटिलाइज हो गया हो कल को। आप जब रिफंड फाइल करने जाते हो उस टाइम लेट्स से आपके ई क्रेडिट में तो 18 रुपए पड़े, तो 20 तो आपका कैलकुलेशन बना था, लेकिन जो रिफंड के लिए जो ई क्रेडिट में बचा है वो तो 18 बचा है, तो गवर्नमेंट आपको 18 देगी या 20 देगी, 18 ही देगी ना। भैया एक बात सुनो, जैसे मेरा वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट अभी कहाँ है, चलो छोड़ो, सिंपल सी बात, लॉजिक लगाओ। मैंने बोला कि भाई मुझे आपसे 50 रुपीज लेने हैं, मतलब मेरे पास मेरा जो रिफंड है वो 50 रुपीज का बनता है, लेकिन जो मैं अमाउंट को डेबिट करने वाला हूँ, ई क्रेडिट को मैं डेबिट करूंगा और बोलूंगा रिफंड दो, वो 50 में से मैंने कुछ अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया और नेट मेरे पास ई क्रेडिट में 40 ही बचा है, तो आप 40 का रिफंड दोगे ना मुझे। गवर्नमेंट आपको 10 रुपए थोड़ी ना जेब से देगी, वो बोलेगी 10 रुपए बनता था तेरा 50, लेकिन तूने 10 रुपए शायद के बीच में यूटिलाइज कर लिया, एज अ बिजनेस तेरी ट्रांजेक्शन होती गई, तूने 10 रुपए कहीं पे यूटिलाइज कर लिया, तो तू 40 का रिफंड ले आज। तो मुझे इसके अंदर एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये लॉजिक था। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, आपने जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया आप उसको दो चीजों से कंपेयर करोगे। एक ई क्रेडिट का जो भी बैलेंस है एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, जो भी टैक्स पीरियड है, लेट्स से अप्रैल मंथ का रिफंड फाइल कर रहा हूं, तो 30 अप्रैल को आपका ई क्रेडिट का बैलेंस कितना है, एक तो वो कंपेयर करेंगे, और दूसरा जिस टाइम तुम रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करते हो, एंड ये रिफंड का एप्लीकेशन आपको 2 साल में फाइल करना है, तो जब लेट से 1 ईयर के बाद आप एप्लीकेशन फाइल करने गए उस टाइम आपके ई क्रेडिट में 10 ही रुपए पड़े हैं, आपने इतने साल 1 साल में जो भी ट्रांजैक्शंस थी उसमें क्रेडिट यूज कर लिया, तो फिर हम तुम्हें ऑब्वियसली जो लोएस्ट अमाउंट है उसका रिफंड देंगे ना।
So all these three amounts need to be computed. They have asked in the question once, very simple. Calculated amount as per our calculation of 89,4, 89,5. Balance in the electronic credit ledger at the end of the tax period for which you are filing the refund. और एक एक्चुअल जिस दिन RFD 01 फाइल कर रहे हो उस दिन तो चेक कर लो बैलेंस कितना है, पता चले सारा यूटिलाइज करके बैठे हो, फिर थोड़ी ना रिफंड मिलेगा। क्योंकि जब आप रिफंड फाइल करोगे आपका क्रेडिट बैलेंस भी डेबिट होने वाला है। दिस ई क्रेडिट का जो आपका बैलेंस है वो डेबिट करना है एंड आप रिफंड क्लेम करोगे। तभी मैंने ऊपर बताया था कि कल को अगर ये क्लेम रिजेक्ट हो गया तो ये आपका रिक्रेडिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, ये बहुत बहुत वैसे सिंपल बात है अगर आपने एक बार रिफंड ढंग से किया हुआ है। ये सारा रिकैप करवा रहा हूं, ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको। आगे आओ, चलो। मैंने अभी आपको क्या बोला, क्रेडिट इस बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा ना, इस बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आप वो पैसा मांग रहे हो। तो एक असेट कम करोगे दूसरा असेट मांगोगे। ये डेबिट किस ऑर्डर में करना है, क्योंकि मेरे पास तो 3 हेड्स है, CGST, SGST और IGST। पहले आपको IGST डेबिट करना है, ठीक है, और दूसरा आपको CGST और SGST इक्वल करना है, बिल्कुल इक्वल। और सर अगर CGST में कम है, SGST में ज्यादा है, SGST में कम है, CGST में ज्यादा है, जो बैलेंस होगा वो जो ज्यादा है उसमें से कर देना। सिंपल बात। 10 रुपए का रिफंड है, ठीक है, CGST, SGST और IGST। लेट से आपके पास 20 का IGST है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले IGST से खत्म कर दिया। कल को अगर लेट से ये 20 की जगह 6 बचा है, ये 6 बचा है, तो आप पहले 6 में से 6 माइनस करना, ठीक है, ये बचा निल। 10 में से 6 हो गया सेट ऑफ, कितना बचा 4 यहाँ से 2 और 2 कर देना, ठीक है, ये बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 3। कल को अगर ये 5 की जगह होता 1 तो 2 तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, 1 -1 हो जाएगा और जो एक एक्स्ट्रा रह गया वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 बच जाएगा। तो CGST SGST इक्वली, लेकिन अगर एक कम है तो डिफरेंशियल है वो दूसरे से सेट ऑफ करना। यहाँ पे क्वेरी आता है कि सर अगर दोनों ही कम है, तो दोनों ही कम है तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने वही तीनों में से तो लोएस्ट उठाया है, वैसा हो नहीं सकता। वर्स्ट केस विल बी माय एंटायर ई क्रेडिट लेजर, द एंटायर ई क्रेडिट लेजर बैलेंस विल बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। यस, चलो अब एक दो बातें और देखो। 2 केसेस आपको पेपर के लिए याद रखने। अगर किसी आइटम के लिए आपको बोल रखा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, अगर किसी आइटम के लिए आपको बोल रखा है एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो उसके ऊपर जो है आपको 89.4 नहीं मिलने वाला। क्यों? एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग द एक्सपोर्ट, तो डिस्करेज कर रही है तो फिर एक्सपोर्ट के ऊपर का रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, कहीं पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया है कि वी आर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक विद रिस्पेक्ट टू एनी टैक्स, तो उस टैक्स के रिस्पेक्ट में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक अपने आप में एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है। तो एक बेनिफिट दिया तो दूसरा बेनिफिट आपको नहीं देंगे। पेपर में ये आपको पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया होगा तो सीधा उस पर्टिकुलर आइटम को इग्नोर कर देना, उस पर्टिकुलर जो भी आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। उसके सिवाय ड्रॉबैक ये ध्यान रखना कि जिस आइटम का, जैसे CGST का ड्रॉबैक क्लेम कर रहा हो तो SGST का रिफंड मिल जाएगा आधे का, बट ये थियोरेटिकल है ज्यादा, मतलब क्वेश्चंस में इतना ज्यादा नहीं पूछते वो लोग, ये अभी के लिए ठीक है हमने पढ़ लिया। या फिर जैसे कस्टम्स या एक्साइज का ड्रॉबैक मैंने क्लेम किया है तो GST का आपको रिफंड मिल जाएगा, जो ड्रॉबैक क्लेम किया उसका रिफंड नहीं मिलेगा। एक बात, मिनिमम रिफंड क्लेम आपका फॉर ईच टैक्स सेट CGST, SGST, IGST 1000 रुपए होना चाहिए, 1000 रुपीज। 500, 600, 800 गवर्नमेंट कहती है इग्नोर मारो यार, इतना क्या है, इतना कोई हिसाब करता है क्या? निर्मला दी कह रही है, ठीक है, तो इतना कोई हिसाब नहीं करना है, मिनिमम 1000 होना चाहिए। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ई कैश बैलेंस। तो अगर मेरे ई कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर 1 रुपया भी पड़ा है तो भैया वो मुझे रिफंड चाहिए ही चाहिए, आई कैन क्लेम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड, दैट इज आपने जब आप एक्सपोर्ट किया अपने गुड्स, आपने बॉन्ड या एल्यूटी का ऑप्शन नहीं लिया, यू वेंट फॉर द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ IGST एंड नाउ यू वांट द रिफंड। पे अटेंशन, हमने ये स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि इस केस में आपको RFD 01 फाइल नहीं करना पड़ता। वी विल बी कवरिंग रूल नंबर 96 फॉर दिस। अब ध्यान रखो, इसके अंदर द मैटर इज कंप्लीटली हैंडेड ओवर टू द कस्टम्स लॉ, ठीक है। कस्टम्स लॉ क्यों भाई? कस्टम्स में जब आपने एक्सपोर्ट किया होगा उस टाइम आपने यू हैव पेड द IGST, तो कस्टम्स वालों को बोल देते हैं, GST और कस्टम्स क्या है भाई है, तो GST डिपार्टमेंट ने कस्टम्स वालों को बोला कि भैया आप इसका रिफंड जो है वो पूरा प्रोसेस कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट करते टाइम ही तो आपको पे किया ना IGST, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स यू ऑलरेडी हैव, द प्रूफ दैट यू ऑलरेडी हैव दैट यू नो गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड, तो आप ही उसका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर दो। ऐसा आपको याद होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे भी जो कलेक्शन ऑफ IGST वो हमने कस्टम्स लॉ को दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कस्टम्स लॉ हमसे कुछ अलग है, हमारा भाई है, हमारे साथ काम करता है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो इस केस
केस में आपका एप्लीकेशन ऑफ रिफंड वो शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट बन जाता है। बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लैंड रूट एंड इन एयर एंड इन वेसल इट इज द शिपिंग बिल। ठीक है, तो आपको RFD 01 इसमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने 3 कंडीशंस बोली कि ये 3 कंडीशंस अगर कंप्लाई हुई तो ही माना जाएगा कि जो आपका शिपिंग बिल है वो आपका रिफंड एप्लीकेशन है। मतलब इन शॉर्ट रिफंड मिलने के लिए ये 3 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। पहला, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस फाइल्स डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक्सपोर्ट रिपोर्ट अगेन इन केस ऑफ लैंड, और बाकी दोनों के केस में इन दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जाती है क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। दिस इज कवर्ड इन द चैप्टर ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो उस वाले में दैट पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट शुड कवर द डेट एंड नंबर ऑफ द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। देखो शिपिंग बिल और ये जो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट है या ये जो डिपार्चर मैनिफेस्ट है ये एक चीज नहीं होती है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट चैप्टर ऑफ द प्रोसीजर, बट एक बार हो सके तो वो खोल के चेक कर लेना ताकि टर्म्स क्लियर हो कि हम रिफंड में क्या यूज कर रहे हैं। ओके, तो जो शिपिंग बिल है दैट इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्टेड टू द गुड्स जो मेरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज समथिंग वाइडर देन दैट, तो दिस शुड बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट और दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्ट। फिर आपने जीएसटी 3B फाइल करी होनी चाहिए, क्योंकि है तो जीएसटी का चैप्टर ना, है तो जीएसटी का लॉ, तो जीएसटी में अपना 3B को फाइल कंप्लीट करो ताकि आपकी रिटर्न हो चुकी है एंड देन ओके वी विल गिव यू द रिफंड। एंड थर्ड, आधार ऑथेंटिकेशन, ये तो ऊपर भी पढ़ लिया था, दैट इज द नॉर्मल थिंग। जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होएगा रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपका ये वाला रिफंड है चाहे आपका RFD 01 वाला रिफंड है। अगर आपके शिपिंग बिल और GSTR 1 में कहीं मिसमैच है तो उसको करेक्ट कर लेना। GSTR 1 इज योर इंफॉर्मेशन रिटर्न, उसमें अगर आप अपना एक्सपोर्ट का इनवॉइस जो लिख रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, और मतलब गड़बड़ मतलब इट इज नॉट मैचिंग विद व्हाट डिटेल्स यू हैव कोटेड इन योर शिपिंग बिल, तो फिर समझ नहीं आ रहा ना कि आप कौन सा सही है, तो आप दोनों को मिसमैच को करेक्ट कर लो, दोनों को मैच कराओ, वहां आपका वी विल कंसीडर दैट योर रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड। हमारा जो जीएसटी पोर्टल है ये GSTR 1 में जो एक्सपोर्ट इनवॉइस डिक्लेयर हुआ है, गाइस अंडरस्टैंड GSTR 1 is an information return, it will cover the details of the export invoice, but the condition is that GSTR 3B should be filed, क्योंकि 3B में पेमेंट होता है गवर्नमेंट को। ओके, तो जो भी आपके GSTR 1 की जो डिटेल्स है वो आइसगेट सिस्टम के साथ, दैट इज द इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, तो उसके साथ वो शेयर किया जाएगा, कस्टम्स का पूरा जो डेटाबेस है, एंड ताकि अगेन वी आर एबल टू मैच कि जो ये बंदा GSTR 1 में बोल रहा है कि मेरा एक्सपोर्ट इनवॉइस है वो क्या वो फिजिकली एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुआ, दैट विल बी एंश्योर्ड। ओके, चलो रिफंड का क्लेम कौन प्रोसेस करेगा? आइसगेट, दैट इज द कस्टम्स का गेटवे। विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड, जैसा ऊपर मैंने आपको वो 2 बताए थे ना, पीओ एंड कमिश्नर, वो है 5410 एंड 5411। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू विथहोल्डिंग ऑफ क्लेम। पहला जो है दैट इज द सेम 5410 एंड 5411, वही दोनों इश्यूज है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? कमिश्नर भेज रहा है, जो भी जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ CGST, SDST और UTGST, कि आप प्लीज रिफंड को जो वो विथहोल्ड करो। रीजंस वही वाले 5410 और 5411 के, बट पीओ इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो कस्टम्स वालों को रिक्वेस्ट भेज पाए, तो कमिश्नर भेजेगा। दूसरा, कस्टम्स के पीओ को लगता है कहीं ना कहीं कस्टम्स का लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है, वायलेशन हुआ है। और तीसरा, कमिश्नर ऑफ द बोर्ड, कमिश्नर इन द CBIC बोर्ड या उसका कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर को अंदर से फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है मतलब सर डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे अभी कौन डिसाइड करता है? ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, काउंसिल डिसाइड करती है, तो ये उसके हिसाब से अगर वो एप्लीकेंट का केस रिस्क एनालिसिस में आ जाता है, जैसे कहीं ना कहीं हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि जो रिस्की एप्लीकेंट्स होते हैं उनको फिजिकल बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, आधार वेरिफिकेशन, वैसा ही यहाँ पे है कि अगर उनको लगता है कि उन डेटा एनालिसिस एंड पैरामीटर्स के ऊपर इसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो इसका क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस मत करो, जरा देखते हैं क्या करना है, विथहोल्ड करने के बाद क्या होता है वो प्रोसेस अपने को लगाना पड़ेगा। वी विल नॉट प्रोसेस दिस। ओके, तो वेरिफिकेशन करना जरूरी है। क्यों वेरिफिकेशन करना क्रेडेंशियल्स का? इट कैन बी एनी रीजन एज पर दीज पैरामीटर्स, मे बी उसका ITC का कुछ झोलझाल लग रहा है या वॉट एवर इट इज। तो बिफोर ग्रांटिंग रिफंड एक बार इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी केस लग गया, if the refund is withheld with respect to the IGST paid on export of goods, then the matter will be referred back to the GST. अभी मैटर कस्टम्स लॉ हैंडल कर रहा था, मैंने आपको अभी भी बताया द मैटर वाज बीइंग हैंडल्ड बाय द कस्टम्स लॉ, लेकिन इन तीनों में से अगर कोई मामला अटक गया, मतलब आपका विथहेल्ड हो गया, तो द मैटर विल बी रेफर्ड बैक टू द GST लॉ। कैसे? एक सिस्टम जनरेटेड RFD 01 जनरेट हो जाएगा। सर सिस्टम जनरेटेड RFD 01 क्यों? यहाँ पे voluntarily the person does not file RFD 01, the shipping bill is itself treated as a refund application, तो यहाँ पे अब सिस्टम RFD 01 जनरेट करेगा और उसको ट्रांसमिट कर देगा GST डिपार्टमेंट के पास, और जिस दिन ये ट्रांसमिशन किया जाएगा उस दिन मान लिया जाएगा RFD 01 फाइल हुआ है। नाउ द प्रॉपर प्रोसेस
एज द कवर्ड अबाउ कि डेफिशिएंसी मेमो, 15 डेज स्क्रूटिनी, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे लग जाएगा, तो कस्टम्स लॉ हैंडल नहीं करेगा क्योंकि सर मामला कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, विथहोल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपका एक्सपोर्ट भूटान में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर भूटान है तो भूटान अपना भाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम आपको रिफंड नहीं देंगे, हम उसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी है वो भूटान गवर्नमेंट को दे देंगे, भाई अपना करेंगे, ये बोल रखा है स्पेशली फॉर भूटान, नॉट नेपाल। ठीक है, यहाँ पे और कोई कंट्री कवर्ड नहीं है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यू नो द सिस्टम ऑफ गुड्स फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। तो अगर लेट्स से मेरा आउटसाइड इंडिया का एग्जीबिशन है और मैंने इन गुड्स को लेट्स से आउटसाइड इंडिया भिजवाया है, ओके, नाउ व्हेन द गुड्स वर सेंट आउटसाइड इंडिया, वाज इट अ सप्लाई? आंसर इज नो। वी ऑलरेडी नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, राइट? व्हेन द गुड्स आर बीइंग सेंट टू अ एग्जीबिशन, अभी सप्लाई नहीं हुई है, जो चीज सप्लाई नहीं हुई है वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं हो सकती, तो जो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है वहां पे बॉन्ड एलयूटी का कोई चक्कर नहीं आता। तो क्या हो रहा है, फिजिकली गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं बट वो सप्लाई नहीं है, बॉन्ड एलयूटी का सवाल नहीं उठता। यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए, सेक्शन नंबर 31 आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में। यस, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम है, और अगर उससे पहले सेल हो जाती है तो दैट इज द केस। तो बेसिकली अगर 6 मंथ्स तक आपके गुड्स वापस नहीं आए तो हम उसको सेल मान लेंगे। अब 6 मंथ्स में जो भी गुड्स वापस आए उसको तो क्लियर है सेल नहीं मानना, लेकिन जो भी सेल बन गया या फिर 6 मंथ्स का टाइम पूरा हुआ वहां पे आपका टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा, और वो टैक्स इनवॉइस जब इशू होएगा तो ऑब्वियसली मैं कोई आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स बिकॉज दिस इज जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल जब गुड्स बाहर जा रहे हैं there is no question of paying tax, hence there is no question of refund of tax, okay, because it is not a supply and something which is not a supply cannot be a zero rated supply। समझ गए? चलो, तो ये हो गया, ये हो गया। बाकी रिफंड क्लेम का कोई सवाल अभी उठेगा नहीं, रिफंड का यहाँ पे भी नहीं उठेगा क्योंकि जब गुड्स बाहर गए थे टैक्स पे नहीं हुआ था, ये तीनों बातें हमने कवर कर ली है। ओके, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज अंडरस्टैंड, आईटीसी का रिफंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज अंडर बॉन्ड या एलयूटी। नाउ यू रिमेंबर वन थिंग, हमने एक रूल नंबर 96A, अब आपने चैप्टर नंबर 14 अगर किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो उसमें रूल नंबर 96A कवर होता है। रूल नंबर 96 से सिंपल से क्या बात कहता है कि इफ आई एम गोइंग अंडर द ऑप्शन ऑफ बॉन्ड एलयूटी, आई एम गोइंग अंडर द ऑप्शन ऑफ बॉन्ड एलयूटी, आई एम अवॉइडिंग टू पे द टैक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में कुछ कंडीशन लगा दी, वो अगर पूरी नहीं हुई तो जो भी टैक्स आपसे बचा है ना हमने, मतलब यू हैव नॉट पेड बिकॉज यू वेंट अंडर बॉन्ड एलयूटी, दैट यू हैव टू पे विद 18% इंटरेस्ट। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुई, क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से मुझे ये पेमेंट करना पड़ सकता है? अगर गुड्स के केस में इनवॉइस के बाद आपका 3 मंथ्स तक एक्सपोर्ट नहीं होता तो उसके विद इन 15 डेज आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। और सर्विसेज के केस में व्हाट इज द इशू दैट हैपेंड, दैट आपके इनवॉइस के बाद 1 ईयर तक पेमेंट ही नहीं आया इंडिया में, तो उसके आगे 15 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज जो टैक्स आपका बचा है ना हमने बॉन्ड एलयूटी वाला, उस पेमेंट की बात कर रहा हूं। समझना एक चीज, ठीक है? ये रूल 96 है, जस्ट मैंने आपको ब्रीफली दोबारा बता दिया। अब ना वहां पे एक इशू आता है कि सर सर्विसेज में तो आपने कंडीशन लगा दी पेमेंट की, ठीक है, पर गुड्स में आपने क्या कंडीशन लगाई, गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड। व्हाट अबाउट द पेमेंट ऑफ गुड्स? कहीं ना कहीं रूल 96 में हमारा एक डिस्कशन होता है, क्लास में होता है, आपके भी क्लास में हुआ होगा, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि सर अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई कि गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए तो पेमेंट कर देना वापस, मतलब जो आपने बॉन्ड एलयूटी में अपना टैक्स बचाया था वो यू हैव टू पे विद 18% इंटरेस्ट। बट व्हाट अबाउट इफ आई डू नॉट रियलाइज द पेमेंट ऑफ गुड्स इटसेल्फ? मैंने गुड्स तो एक्सपोर्ट कर दिया, रूल 96A की कंडीशन तो मीट करा दी, बट उसकी पेमेंट नहीं रिसीव करी, तो क्या मेरे ऊपर कोई डंडा नहीं है? वहां पे डंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर डंडा है, यहाँ पे आपके ऊपर डंडा है। रूल नंबर 96B के अंदर आपके ऊपर डंडा पड़ेगा। अगर फेमा की टाइम लाइन खत्म हो चुकी है, अगर आपकी फेमा की टाइम लिमिट वॉट एवर इट इज, वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ फेमा, नॉट अ पार्ट ऑफ अवर जीएसटी पर से, बट फेमा की टाइम लाइन अगर हमारी खत्म हो गई है एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एक्सपोर्ट, देन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी रिफंड आपने रिसीव किया है, किसका? आईटीसी का। क्यों रिसीव किया? अरे मैंने जीरो रेटेड सप्लाई करी ना, एक्सपोर्ट किया ना, तो उसका जो भी मैंने रिफंड रिसीव किया है वो आपको वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50, 18% पर एनम। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फेमा टाइम लिमिट, एक्सेप्ट अगर आरबीआई ने वो अमाउंट राइट ऑफ कर दी है, या आप आरबीआई से परमिशन ले लेते हो कि मुझे रियलाइज नहीं करना, तो कोई इशू नहीं है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, रिवीजन है लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है। एक बार मुझे चाहता हूँ कि किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए, चैप्टर 14 में कोई इशू हो तो वो भी यहाँ पे दोबारा प्लग करो। देखो रूल नंबर 96A जो है ना, वो आपको कहता है कि अगर आप बॉन्ड एलयूटी के अंदर गए हो तो एलयूटी बॉन्ड के अंदर यू आर नॉट पेइंग जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, बराबर? तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस डाली है, क्या कि सर्विस के केस में अगर पेमेंट 1 ईयर तक नहीं आया
तो अगले 15 डेज में वो जो अमाउंट था ना जो अपना बॉन्ड एल्यूटी में बचा लिया वो विद इंटरेस्ट पे कर देना। सिमिलरली गुड्स में क्या बोला है कि गुड्स अगर एक्सपोर्ट नहीं हुए 3 महीने में तो अगले 15 डेज में आपकी रिकवरी कर देंगे हम इस वाले अमाउंट की जो बॉन्ड या एल्यूटी में आपने बचाया है। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर पेमेंट वाली कंडीशन आपने सर्विसेज में तो लगाई, गुड्स में नहीं। उसके पीछे का भी एक रीजन है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन के अंदर पेमेंट कंडीशन है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर पेमेंट कंडीशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक डाउट आता है कि सर फिर गुड्स के केस में अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हम बच गए, उसकी पेमेंट आ रही है नहीं आ रही फर्क नहीं पड़ता क्या? फर्क पड़ता है रूल नंबर 96B के अंदर। उन्होंने बोला कि चलो गुड्स पे एक्सपोर्ट कर दिए लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो तुमने जो भी आईटीसी रिसीव किया है ना, जो भी तुमने आईटीसी रिसीव किया है रिफंड की फॉर्म में, बिकॉज यू वेंट अंडर द एक्सपोर्ट 89(4) के अंदर आपने आईटीसी का रिफंड लिया, वो अब आप वापस करना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ द फेमा टाइम लिमिट। समझ में आया? अगर आपने पे नहीं किया तो रिकवरी के प्रोविजंस लगा देंगे, और अगर आरबीआई ने आपके लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, लेट्स से फेमा का टाइम लिमिट जो भी था उसके आगे मुझे आरबीआई ने कुछ और टाइम लिमिट दिया और उसके अंदर अगर मैं रियलाइज करवा देता हूं, देन आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड बैक दैट अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट आई रिसीव्ड एज अ रिफंड एंड प्रोवाइडेड, बस मैं उस केस में विद इन 3 months ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड्स में उसका प्रूफ अपने पीओ को दे दूंगा कि भाई सुन ले, ये देख प्रूफ, मेरे पास पैसा आ चुका है, ये रिसीट बैंक की सर्टिफिकेट बैंक का, दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, तो आई हैव कंप्लाइड विद 96B एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि गुड्स के केस में आपको पेमेंट रियलाइज नहीं करानी है, नहीं करी तो 96A में नहीं, लेकिन 96B में आपको पकड़ा जाएगा। सर्विसेज के केस में तो 96A में पेमेंट कंडीशन लग गई थी, समझ रहे हो ना आप? चलो आगे आओ। सेक्शन 77 कुछ नहीं कहता, इंटर को इंट्रा मान लिया, इंट्रा को गलती से इंटर मान लिया, जो गलत पे किया उसका रिफंड क्लेम करो, जो सही वाला है उसको पे करो, इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। टाइम लिमिट वही है RFD 01 विद इन 2 years फ्रॉम द डेट यू पे योर करेक्ट टैक्स, तो करेक्ट वाला टैक्स पे करो और विद इन 2 years गलत वाला टैक्स जो है उसको आप रिफंड क्लेम करो। तो इंट्रा को गलती से इंटर मान लिया तो मैंने आईजीएसटी पे कर दिया था, आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करो, विद इन 2 years आगे आईजीएसटी का रिफंड मांग लो, जो पे करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और कुछ बात नहीं है। एंड अगर आपने कोई क्रेडिट नोट के द्वारा एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है सही गलत वाला, तो ऑब्वियसली रिफंड नहीं मिलेगा ना, तुमने एडजस्टमेंट कर दी। अब ये ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, यूएन बॉडीज एम्बसीज इनको जो रिफंड मिलता है सेक्शन नंबर 55, जस्ट अंडरस्टैंड सिंपल थिंग, यूनाइटेड नेशंस और इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कभी भी टैक्स का बर्डन नहीं आता। टैक्स का बर्डन ना लाने के लिए देयर आर 2 रूट्स, वन इज एग्जेम्पशन रूट, वन इज रिफंड रूट, ठीक है, दोनों का फाइनल स्टेटस यही है कि आपके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। एग्जेम्पशन रूट हम इंडिया में नहीं देते यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि टैक्स क्रेडिट की चेन खराब हो जाती है, क्योंकि अगर मेरा आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो मेरा आईटीसी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यूएन वालों को क्या बोला कि भैया आपके जो भी डोमेस्टिक सप्लाईज है, आपके जो भी डोमेस्टिक सप्लाईज आप इनवर्ट ले रहे हो, आप उसके ऊपर टैक्स पे कर दो, कोई इशू नहीं है, आप टैक्स पे करो, हम आपको रिफंड दे देंगे। आपको एक जीएसटी 11 फाइल करना है, हम आपको रिफंड दे देंगे। तो ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फिर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सीएसडी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, उनको यहाँ पे हमने रखा है। बस ध्यान रखना सीएसडी के केस में 50% का रिफंड मिलेगा, पूरा का पूरा रिफंड नहीं मिलेगा। एक और बढ़िया सी चीज आपको एग्जेम्पशन की लिंक करा देता हूँ, अगर ये यूएन वगैरह जो है ऑफिशियल यूज के लिए अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, डोमेस्टिक वाले में तो पे करके रिफंड ले लेंगे, लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट ही होता है, वहां पे आरसीएम वगैरह कंप्लाई करके रिफंड लेना वो सब चक्कर नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? यस, ओके। तो इसके अंदर यूएन और स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन सीजी बताती है, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, काउंसिलर पोस्ट, एम्बसीज, डिप्लोमेटिक एजेंट, करियर काउंसिलर्स, ये सब बाहर की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव है या फिर यूएन है, ठीक है। चलो ये हो गया। टाइम लिमिट, ये एवरी क्वार्टर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन दैट इज बेसिकली योर जीएसटीआर 11 के थ्रू, जो जीएसटीआर 11 आपका एक रिटर्न जाता है उसके थ्रू जाती है ये, एंड एवरी क्वार्टर आपको फाइल करना है, बट टाइम पीरियड वही 2 years फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, वो चेंज नहीं होएगा। कुछ बेसिक प्रोसीजरल कंडीशंस है, वो क्या बोलिए कि वॉट एवर योर इनवर्ड सप्लाईज आर दैट शुड बी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऑब्वियसली ना, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्स इनवॉइस देगा, टैक्स लगाएगा, पे करूंगा एंड उसका रिफंड क्लेम करूंगा। नेम ऑफ जीएसटीन और यूएन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब ये यूएन ही होएगा, जीएसटीन नहीं होएगा, ये लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली इट विल बी यूएन। यूनाइटेड नेशंस और इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना होता है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग ऑफ रिफंड, ओके। ये कोई टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह नहीं करते, तो ये जो यूएन है वो उसका डिक्लेयर होना चाहिए इन द टैक्स इनवॉइस। लेकिन कल को अगर सप्लायर के इनवॉइस में मेरा यूएन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अटेस्ट करके मैं दे दूंगा, मैं यूएन को इस बात पे जीएसटी का रिफंड मना नहीं करूंगा, आई विल जस्ट गिव एन अटेस्टेड, आई मतलब यूएन का जो भी ऑथराइज बंदा होगा वो उसको साइन करके दे देगा कि हाँ ये हमारी सप्लाई थी, प्लीज हमें रिफंड दे दो। एक बात लिंक करा देता हूँ, और यूएन होल्डर को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता,
ठीक है, ये कहाँ लिखा है, ये रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में लिखा है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 94 ऑफ सीजीएसटी, पे अटेंशन टू दैट। बाकी कोई रेस्ट्रिक्शंस एज सच है नहीं। कल को अगर हमारे रूल्स और कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी जो हमारे गवर्नमेंट ने साइन किया है, इफ उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो ऑब्वियसली ट्रीटी विल प्रिवेल ओवर द रूल्स। ओके, डू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज गेट रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स? आंसर इज यस। सर अभी तो आपने बताया रिफंड एग्जेम्प्ट होता है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, दिस इज नॉट आरसीएम, दिस इज नॉट आरसीएम, ये बस कस्टम्स वालों को आप आईजीएसटी पे करो और उसका रिफंड क्लेम करो। सिमिलरली इन शॉर्ट अगर मैं इसको कंपाइल करूं डोमेस्टिक लेवल पे, यूएन वगैरह के लिए डोमेस्टिक लेवल पे चाहे आप गुड्स रिसीव करो चाहे सर्विसेज रिसीव करो, यू पे द टैक्स एंड क्लेम रिफंड। लेकिन अगर आप बाहर से फ्रॉम अब्रॉड मंगवा रहे हो, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट में अगर गुड्स है तो आपको नॉर्मल आईजीएसटी पे करना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, एंड देन यू क्लेम द रिफंड। ठीक है, यू क्लेम द रिफंड। लेकिन अगर सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे आरसीएम का पॉसिबिलिटी आता है, इसीलिए उसको खत्म करने के लिए हमने इसको एग्जेम्पशन में डाल दिया। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दिस, प्लीज रेफर टू चैप्टर नंबर 4 आईजीएसटी का एग्जेम्पशन। चलो आगे बात करते हैं। सेक्शन नंबर 56 इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, ये कुछ नहीं है। इफ यू रिमेंबर केयरफुली, वी हैड गिवन गवर्नमेंट 60 days टाइम लिमिट टू रिफंड द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डेट द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड. The date on which the application is received is clearly given in the acknowledgement as well. अगर वो 60 days का पीरियड मेरा खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट देना है फ्रॉम 61st day at the rate of 6% per annum. अगर द रिफंड इज ड्यू टू सम कोर्ट ऑर्डर, अपील ऑर्डर, तो ऑलरेडी मैं बहुत तंग हो चुका हूं, तो मेरा ऑलरेडी डिलेड रिफंड मिलने वाला है, कोर्ट वगैरह कचेरी के चक्कर में मेरा टाइम गया, तो 6 की जगह 9% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको पर एनम बेसिस पे। जो भी आपका ऑर्डर आएगा उसके अंदर क्लियरली ये सब चीजें बताई जाएंगी, कितना पीरियड ऑफ डिले था, कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिकली देती ही देती है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में 57 और 58 के अंदर बोला है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नॉट वेरी स्पेसिफिक। कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाता है वेलफेयर अवेयरनेस के लिए, यू नो, कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए, कैंपेन्स चलाने के लिए, उसमें क्रेडिट जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है और कोई इनकम आती है, डेबिट्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑल द यू नो दिस प्रोग्राम्स और एनी रिफंड्स दैट वी मे हैव टू गिव, तो एक जनरल बात आती है। सेक्शन 15 आईजीएसटी में एक बात लिखी गई है कि टूरिस्ट को आप कोई भी सप्लाई देते हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई या सप्लायर का लोकेशन हमें इग्नोर करना है, एंड वी ऑलवेज हैव टू क्लेम इट एज अ इंटरस्टेट सप्लाई, एंड वहां पे आईजीएसटी लगता है। रिफंड में बोला गया है कि हमें टूरिस्ट को जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा होगा, हम उसको आईजीएसटी जो उसने पे किया उसका रिफंड दे देंगे, बट उसका कोई प्रोसीजर इंडिया में भी एस्टेब्लिश नहीं है, तो ये छोड़ दो। 3 छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस थी, छोटी नहीं थी, आपके बुक में बहुत बड़ी है, लेकिन उसका सार हमने बुक के अंदर दिया है जो मैं आपको कवर कराता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सर्विस रिलेटेड एडवांस रिसीव्ड, सर्विस के रिस्पेक्ट में एडवांस आया, क्या मैंने जीएसटी पे करा होगा? बिल्कुल पे करा होगा, लेकिन कल को वो कैंसिल हो गया, बट मैंने ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर दिया था और जीएसटी भी पे कर दिया था, मैंने एडवांस में इनवॉइस इशू कर दिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो अब मैं क्या रिफंड क्लेम करूं या क्रेडिट नोट की तरह एडजस्टमेंट करूं? तो लॉ ने बोला, क्लैरिफाई किया कि आप पहले क्रेडिट नोट इशू करो, है ना, क्योंकि इनवॉइस है, उस बायर के साथ जो भी अगला इनवॉइस होएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप एक क्रेडिट नोट इशू कर दो, इट्स नॉट अ इशू, आप एडजस्ट कर लेना टैक्स लायबिलिटी। लेकिन सर अगर मेरा उस बायर के साथ कोई अगला सेल ही नहीं है, मेरी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है जिसके साथ मैं कोई एडजस्टमेंट कर पाऊं, उस बायर के साथ मतलब एनी बायर के साथ मेरा कोई आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं है, व्हाट इज अ क्रेडिट नोट? मैं अगले किसी आउटपुट लायबिलिटी के साथ पुराने वाले की लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, बट मेरे पास कुछ लायबिलिटी नहीं है, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो वो जो पुराना पे किया हुआ है उसको रिफंड चाहिए ना मुझे, तो फिर मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। RFD 01 अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। अब सर अगर यही बात आती है गुड्स के केस में कि गुड्स सप्लाई कर रहे थे, टैक्स इनवॉइस मैंने इशू कर दिया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो रिटर्न कर दिए गुड्स, तो उस केस में क्या करूं? सेम प्रोसेस, आप पहले तो क्रेडिट नोट ट्राई करो, लेकिन अगर आउटपुट लायबिलिटी नहीं है तो फिर आप एक काम करना, RFD 01 फाइल करके अपना रिफंड क्लेम करो। अब सर यहाँ पे एक और चीज आ सकती है कि अगर सर्विस के रिस्पेक्ट में एडवांस आया था लेकिन मैंने इनवॉइस नहीं इशू किया था, ऊपर वाले में तो आई हैड इशूड एन इनवॉइस, राइट, आई हैड इशूड एन इनवॉइस, यहाँ पे मैंने इनवॉइस नहीं इशू किया था, मैंने रिसीट वाउचर इशू किया था और बाद में सप्लाई कैंसिल हो गई। ऑब्वियसली क्या मैंने जीएसटी लगाया? बिल्कुल लगाया, सर्विस के एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है, तो आई हैड पेड द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, लेकिन बाद में सप्लाई तो कैंसिल हो गई है, तो अब मैं रिफंड क्लेम करूं या क्रेडिट नोट? व्हेन दे से एडजस्ट द लायबिलिटी इन रिटर्न, दिस मींस दे आर आस्किंग अबाउट क्रेडिट नोट। देखो क्रेडिट नोट होता है विद रिस्पेक्ट टू एन इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस। अब सर इस केस में तो मैंने कोई इनवॉइस इशू करा ही नहीं है, तो इनवॉइस के रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट कैसे इशू करूंगा? तो इसमें मुझे डायरेक्टली RFD 01 ही फाइल करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? और मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। क्यों क्लेम करना पड़ेगा? क्योंकि एडवांस के ऊपर मैंने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है,
तो रिफंड वाउचर तो इशू कर दूंगा मैं उस बंदे को रिसीट वाउचर के बाद, लेकिन गवर्नमेंट से जीएसटी तो वापस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सप्लाई कैंसिल हो गई है, बराबर। और सर यही बात गुड्स के बारे में क्यों नहीं लिखी आपने? बेटा जी गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ओके, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017। तो ये वाला केस आपका गुड्स के केस में नहीं बनता। गुड्स वाले में सिर्फ वो बनेगा कि आपका टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू हो चुका है, तभी मैंने जीएसटी लगा के पे किया है, नॉट अ केस ऑफ एडवांस। लेकिन कल को गुड्स वापस आ गए तो पहले क्रेडिट नोट ट्राई करो, बिकॉज यू हैव द इनवॉइस। नहीं है आपके पास, आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट ही नहीं है मेरे पास, मेरा धंधा ही बंद है लेट से, तो फिर मैं RFD 01 फाइल करूंगा। इसके साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। द एंटायर थिंग हैज बीन डन। ठीक है, हमारा अब अप्रॉक्स 1 घंटा 15-20 मिनट जो भी है वो लगे, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव रिविजन इन लोएस्ट टाइम पॉसिबल। फॉर्मूलाज भी हमने सारे ढंग से कवर करे। मेरे लिए हो सके तो 1-2 सवाल आपके मटेरियल के या जैसे भी रिफंड के आपके बुक के कर लेना, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेरी नहीं आएगा, मैं तुम्हें गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और कन्वर्सेशन। बाय बाय, टेक केयर।